Brought to you by Biz Analyst. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। ये है ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी, जिसमें तसल्ली के साथ सियासी मुद्दों पर विस्तार से विद्वानों के साथ चर्चा की जाती है। नेता नगरी के आज के एपिसोड में सबसे पहले बात करेंगे कश्मीरी पंडितों के पलायन, उनके नरसंहार, उनसे जुड़ी त्रासदी और कश्मीर के मुद्दे से जुड़ी त्रासदी पर अलग अलग मेहमान जुड़ेंगे। कश्मीर फाइल्स फिल्म की क्या पॉलिटिक्स है, उससे लोगों की क्या सहमतियां असहमतियां हैं, असल में क्या गुजरा, क्या बीता, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कांग्रेस के कोलैप्स होते सिस्टम पर और आपको बताएंगे CWC की मीटिंग में असल में होता क्या है और फोन पर बात करके किस तरह से कुछ नेताओं के बारे न्यारे हो जाते थे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। नेता नगरी का ये सत्र फिल्म कश्मीर फाइल्स के बहाने नए सिरे से जो बहस शुरू हुई है उस पर विस्तार से बात करेगा। कश्मीरी पंडितों को किन वजहों से पलायन करना पड़ा, आतंकवादियों ने किन वजहों से उन्हें निशाने पर लिया, उनके पलायन के बाद सरकारों का बर्ताव क्या रहा, समाज का बर्ताव क्या रहा, फिल्म में जो दिखाया गया, फिल्म से इतर जो दिखाया गया, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। इस बातचीत में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं आपका उनसे परिचय करवा देते हैं एंड देन वील ओपन द फ्लोर। इस बातचीत में श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो मेहमान। सबसे पहले संजय टिक्कू जी, जो अध्यक्ष हैं कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के। संजय जी, आप समय निकालकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दूसरे मेहमान हैं इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से जम्मू कश्मीर का ब्यूरो संभाल रहे कई दशकों से अशरफ वानी जी। नेता नगरी के दर्शक पहले भी उनसे कश्मीर के मसलों पर बातचीत कर चुके हैं। हमारे तीसरे मेहमान हैं पनुन कश्मीर संस्था के जरिए कश्मीरी पंडितों के बारे में लगातार, मतलब मैं बचपन में था तब से सुन रहा हूं उनका नाम भी, इस संस्था का नाम भी, ऐसे अग्निशेखर जी जो कवि भी हैं। अग्निशेखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। जम्मू से हमारे साथ जुड़ेंगे सुनील भट्ट, जो खुद भी इस तरह के एक कैंप में रहे हैं, कश्मीर से विस्थापित होकर इस समय पत्रकार हैं। और हमारे पांचवें और आखिरी मेहमान हैं राजेश जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ टिप्पणीकार, और अगर मैं एक व्यक्तिगत परिचय भी यहाँ ऐड कर सकूं, उन व्यक्ति रूपेण संस्थाओं में से एक जिनका लिखा पढ़कर हम लोग पत्रकारिता की आज भी तालीम शिक्षा हासिल करते हैं। राजेश जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया सौरभ, आपने बहुत मेरी तारीफ में, इतना मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, बहुत बातें कह दी। संजय टिक्कू जी, आपसे बात शुरू करते हैं। सर, बड़ी चर्चा हो रही है, हर तरह की चर्चा हो रही है, हर तरह से व्याख्या हो रही है फिल्म के पक्ष और विपक्ष में, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो 32 साल लगे किसी भी प्रोड्यूसर को हमारी जो व्याख्या है दुनिया के सामने लाने में। जो पिक्चर में जो दिखाया गया वो सच है, लेकिन उसकी जो पिक्चराइजेशन है वो गलत है। एक छोटा सा मिसाल में दूंगा, बंधामा नादी मर्ग वो दिखा रहे हैं, और नादी मर्ग में वो कह रहे हैं कि जब वो सारे गांव वालों को इकट्ठा करके मुसलमानों को, पंडितों को, तो फिर पंडितों को अलग किया जाता है, फिर उनको मार दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, वो गलत है। जितने भी मैसेकर हुए हैं कश्मीरी पंडितों की 96 से लेके 2003 तक, वो रात के 10:30 से लेके 11:30 बजे के बीच में हुए हैं। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि जो उन्होंने वहां पे उस पिक्चर में दिखाया वो सही है। हाँ, घटनाएं जो उन्होंने दिखाई, जो BK गुंजू साहब थे, जिनको एक हमसाया ने ही उनको आइडेंटिफाई किया कि नहीं वो घर पे ही है, वो सच है। लेकिन जिस हिसाब से सारे कश्मीरी मुसलमानों को वो जिहादी और टेररिस्ट बना रहे हैं, या मतलब उससे तो क्या हुआ कि जिन लोगों ने मदद की, क्योंकि गाड़ी वाला जो चलाने वाला था उस समय 1990 में वो भी एक मुसलमान ही था, टांगे पे निकलने वाला गांव से वो भी टांगा चलाने वाला वो भी मुसलमान ही था। और कुछ ऐसे ही मिसालें हैं कि जहां पे अपने ही हमसायों ने बड़े ही दुख के साथ अपने कश्मीरी पंडितों को, उनके भाइयों को या अपने कुलीग्स को निकाला। लेकिन ये भी सच है कि 90% उस समय के जो लोग थे कश्मीरी मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं पे चुप करके रहे
जो कि ये लगा हम सबको कि सभी लोग इस जो सो कॉल्ड मूवमेंट थी टेररिज्म, क्योंकि वो तो सारा टेररिज्म ही था जी। तो वो इसके साथ है, लेकिन उनकी भी मजबूरियां रही है, क्योंकि जो हमने उनके साथ फिर बात की 3, 4, 5 साल के बाद कि आप चुप क्यों रहे, क्योंकि जब कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था श्रीनगर में, क्योंकि मैक्सिमम कैजुअलिटी जो हुई है वो श्रीनगर में ही हुई है। आप ये जान के बड़े हैरान हो जाएंगे कि 14 मार्च 1989 से लेके 31 मई 1990 तक जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो अराउंड 187 एग्जीक्यूटिव कश्मीरी पंडित ही है। और उसके बाद जो पलायन हुआ जिसके कारण ये यहाँ से लोग निकले, तो मुझे लगता है कि 31 मई तक सारा कश्मीर खाली हो चुका था, क्योंकि विजिबिलिटी कुछ भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद 1 जून से लेके 31 अक्टूबर तक 387 कश्मीरी पंडितों को मारा गया। तो उस समय की जो सरकार थी, उस समय के जो पॉलिटिशियंस थे, चाहे अपोजिशन में थे, उस समय का जो पार्लियामेंट था, उस समय के जो हमारे यहाँ पे तो ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्स थी, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है हमारा कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर, तो ऑलरेडी आर्मी भी थी यहाँ पे। तो इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सिक्योरिटी फेल क्यों हुआ? 3.5 लाख लोगों को बचाने के लिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और 32 साल के बाद 11 मार्च को ही क्यों ये पिक्चर दिखाई गई? और अगर ये उसमें जो एपिसोड्स उन्होंने दिखाए, जो इंसिडेंट्स दिखाए, अगर उसी रियलिटी में वो दिखाते ना, तो मुझे लगता है कि जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो मुसलमानों में जो अभी जो रोष है, क्योंकि ये इस पिक्चर ने क्या किया कि आग में घी का काम किया। और कोई ये नहीं, किसी से हमने ये नहीं अभी तक सुना कि इस आग को हम कैसे कम करें। सभी तो अपने अपने हिसाब से इसको आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान में रहना चाहिए पूरे मुल्क को कि कश्मीर में एक तो हम 808 परिवार रह रहे हैं, और उसके साथ साथ 5000 के करीब जो पीएमएस पैकेज के अंडर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आज की डेट में कम से कम 10,000 कश्मीरी पंडित कश्मीर में है। क्या ये इस मूवी से 10,000 को फिर से बल्ली का बकरा बनाया जा रहा है, ताकि दुनिया को दिखाने के लिए, 12 वर्ष को लोगों को दिखाने के लिए कि देखो जी कश्मीर में अभी भी अलगाववाद है, अभी भी उग्रवाद है। अगर ऐसी चीज है तो हम तो 808 फैमिलीज तो मौत के मुंह में है, उसके साथ साथ 5000 के वो जो हमारे जो बच्चे आए हैं जो कि इन ट्रांजिट कैंपों में रह रहे हैं या एज ए टेनेंट भी रह रहे हैं, सभी तो वनरेबल है आज की डेट में, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो उस समय हुआ 89-90 में जो हुआ जी, उसमें क्या चीज हुई कि हाँ कश्मीरी पंडित उस दौर में ज्यादा मारे गए, लेकिन उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के या बाकी पार्टीज के, वो भी मारे गए। उसके साथ साथ हमारे सीआरपी के, जब सीआरपी यहाँ पे आई पहली दफा, तो उसमें कैजुअलिटी बहुत ज्यादा है। अगर उसमें आप जो हमने आरटीआई किया हुआ है उसमें तो कैजुअलिटी 1990 में सीआरपी की बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं था कि किस गली से कौन सी कहां से गोली आएगी। तो ये चीजें हैं। संजय टिक्कू जी ने जो बात कही, उसी बात के विस्तार के लिए अब चलते हैं अशरफ वानी के पास। ये भी श्रीनगर में मौजूद हैं और लंबे अरसे से वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। अशरफ जी, कश्मीर फाइल्स के बहाने जो कई बहस शुरू हो रही हैं, उसमें 2-3 बहस हैं जो इस फिल्म को अपोज करने वाले कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि घाटी में किस तरह के आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं इस फिल्म के बारे में। एक बात कही जा रही है कि जगमोहन का क्या रोल था। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ललन टॉप से बातचीत में कहा कि हमने जो भी फैक्ट्स उठाए उनको कोरैबोरेट किया जगमोहन की राइटिंग से, और चूंकि उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दिखा रहे थे काफ़ी चीज़ें, इसलिए उनका कैरेक्टर नहीं दिखाया। बाकी मुफ्ती मोहम्मद सईद सरीखा या फारूक अब्दुल्ला सरीखा या दिल्ली सरीखे कुछ एक किरदार दिखाए। उनका दूसरा जो एक जिस चीज़ पे असरशन है, जब उनसे ये पूछा गया, जैसा टिक्कू साहब ने कहा कि मिलिटेंसी के, आतंकवाद के उस दौर में
कश्मीरी पंडितों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया। इसके अलावा उनको भी निशाना बनाया गया जिनको इनके हमदर्द के तौर पर या इंडियन स्टेट के साथी के तौर पर चिन्हित किया गया था, लेकिन वो पार्ट नहीं दिखाया गया। तो उन्होंने कह दिया कि ये आप क्वेश्चन बाकी फिल्म वालों से तो नहीं पूछते हैं कि आपने क्या क्या छोड़ा, हमने जो दिखाया वो फैक्चुअली गलत है कि सही, हम उस पर बात कर सकते हैं, ये उनका कहना है। आपकी इस पे क्या रिएक्शन है? वैली में किस तरह की चर्चा हो रही है इस फिल्म को लेके? और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि जब कश्मीर में जो हालात हैं पिछली 3-3.5 दशकों से, उस पर बात होती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं, लेकिन जो वैली की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कश्मीरी पंडितों के बारे में उतने प्रमुखता से क्यों बात नहीं करती हैं? ये सवाल भी पूछा जा रहा है लगातार। सौरभ जी शुक्रिया और नमस्कार सभी मेहमानों को आपके साथ साथ। दरअसल मैं बिल्कुल मुत्फिक हूँ जो अभी संजय जी बात कर रहे थे। संजय टिक्कू, उनको मैं करीब से जानता हूँ, उनके घर गया हूँ कई बार। वो उन्होंने जो बात कही वही कुछ सच्चाई है कश्मीर की, और क्योंकि वो कश्मीर में रहते हैं, इस वक्त भी कश्मीर में हैं, और सभी हालात जो कश्मीर में पिछले 3 दशकों के दौरान कश्मीर में हुए उनका वो चश्मदीद गवाह है। आपने मेरी किताबी पढ़ी होगी, उसमें भी मैंने पूरा ये जिक्र जो लाया है किस तरह से शुरुआत हुई 89 में कश्मीर में आतंकवाद की। लेकिन इस फिल्म को लेकर अगर कश्मीर की आम रिएक्शन बात करें तो काफी गुस्सा है लोगों में, बिल्कुल सहमत नहीं है कि जिस अंदाज से कश्मीर को पोर्ट्रे किया गया है इस फिल्म में, वो कहीं ना कहीं, जिस तरह से संजय जी कह रहे थे कि आग में घी लगाने जैसी कोशिश दिख रही है। क्योंकि धीरे धीरे से कुछ जो अब सामान्य होने लगे थे हालात 90 के बाद, फिर 2019 तक, 2019 में फिर 370 हटने के बाद एक बार फिर पटरी से पूरी प्रक्रिया जो उतर गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है, जो संजय जी ने उठाया है, कि आखिर उन जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में रहते हैं उनकी बात कोई क्यों नहीं करता है? क्यों वही लोग बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की जिनको कश्मीर से कोई मतलब नहीं है, चाहे फिल्म के निर्देशक हो, उसके एक्टर हो, या बड़े बड़े कश्मीरी पंडितों के नेता हो। वो कश्मीर में बहुत कम रहे हैं, कश्मीर में ज्यादातर वो कश्मीर से बाहर रहे हैं, और कश्मीर की जमीनी हालात में उतनी ज्यादा पता नहीं है जितने उन लोगों को पता है जो कश्मीर में रहे होंगे या कश्मीर में रहते हैं, या फिर कश्मीर में वो दौर देखा होगा 90 का। हाँ, जरूर इतनी बात है कि जब 90 में आतंकवाद की, 89 में आतंकवाद की शुरुआत हुई, 87 के चुनाव के बाद इसका माहौल बनने लगा, तो 90 में कश्मीर में एक ऐसी सिचुएशन बनी थी जहां पर कुछ नहीं था किसी के हाथ में, किसी को पता नहीं था। एक आरोप जो कश्मीरी मुसलमानों पर लगाया जा रहा है कुछ कश्मीरी पंडित भाइयों की तरफ से कि उन्होंने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि लेकिन वो भी उतने शिकार और उतने डर में थे जितने कश्मीरी पंडित, या ये कहें कि उतने आतंकवादियों की तादाद थी जो हजारों में थी। हर मोहल्ले, हर घर, हर गांव, हर शहर, हर तरफ से जो है युवा जो है सीमा पार करने जा रहे थे, और लोगों को लग रहा था कि शायद कुछ दिनों की बात है, कश्मीर आजाद हो जाएगा। और उसी बीच जो है यहाँ पर न तो क्योंकि फारूकुल्ला की सरकार थी, लेकिन जो ही गवर्नर जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनाए गए, उसी को बहाना बनाते हुए, वो बहाना ढूंढ रहे थे, उनको वो बहाना मिल गया क्योंकि वो विरोध कर रहे थे उसकी नियुक्ति का। उन्होंने सत्ता छोड़ दी, रिजिग्नेशन दिया और भाग गए लंदन। और जो संजय जी ने भी आपको बात की, सबसे ज्यादा जो उस वक्त शिकार निशाने पर बने कश्मीरी पंडितों के साथ साथ वो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर और नेता बने। हर रोज जो अखबार हैं, वो कई सारे जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में रहे होंगे, उनमें पूरे पूरे पन्ने बने रहते थे कि मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दिया। पीडीपी तब थी नहीं, कुछ लोग तो जिक्र कर रहे हैं कि पीडीपी तो बाद में बनी 99 में, 98 में। और उस बीच जो है ये कहानी थी जम्मू कश्मीर की। लेकिन जब आपने मुझे कहा कि लोगों का क्या राय है, लोग बिल्कुल इस बात से दुखी है कि कश्मीर की जो कश्मीरियत है, कश्मीर का जो भाईचारा है, कश्मीर में जिस अंदाज से अभी भी भले ही कश्मीरी पंडित यहाँ से विस्थापित करके कई देश की जगहों में उनसे जुड़े हुए हैं, वो भी यहाँ आते हैं, यहाँ खीर भवानी का मेला होता है तब मुलाकात होती है, या उनके घरों में कश्मीरी उनके पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार जाते हैं तब मुलाकात होती है। यहाँ पर जो है
अमरनाथ की यात्रा होती है, उसमें कश्मीरी पंडित आते हैं, उस जो कश्मीर में पंडित रहते हैं वो उसी की जो पूजा और आराधना होती है सब उस छड़ी मुबारक की वही करते हैं। तो उस बीच जो है कहीं ना कहीं सैनिकों का भी अशरफ जी आप ये सब बातें बता रहे हैं, अशरफ पहलू दिखाया गया है, दोनों पहलू नहीं जी। दिखाए। अशरफ जी, मैं जो दूसरा सवाल था, देन आई विल कम टू योर फर्स्ट रिस्पॉन्स, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वैली में एक्टिव हैं, वो राज्य पर हिंसा के और तमाम इल्ज़ाम लगाती हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की प्लाइट के बारे में वो कभी प्रमुखता से बात नहीं करती। इसकी क्या वजह है? कश्मीरी पंडितों की प्रमुखता से बात, क्योंकि देखिए आपको मैं साफ बताऊं कि बेसिकली बदकिस्मती रही कि एक पॉलिटिकल जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बात करती है वो अपने वोट बैंक को साधती है। कश्मीरी पंडितों का वोट बैंक अब इतना बिखर गया है, कुछ जम्मू के कैंप्स में है, कुछ दिल्ली में है, कुछ देश के बाकी शहरों में है, कश्मीर में बहुत कम रहते हैं। वरना जितनी भी सरकारें 90 तक बनी उसमें पूरा रिप्रेजेंटेशन, यहाँ तक कि हम कहें सरकार का अहम रोल जो होता था वो कश्मीरी पंडितों के होता था। बड़े मिनिस्टर होते थे अपनी काबिलियत की बुनियाद पर या अपनी शिक्षा के बुनियाद पर सरकारों में होते थे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है वोट बैंक होने के कारण जो है उनकी बात उतनी नहीं उठाई। और सबसे पहले जो इस पर पहल करनी थी वो केंद्र सरकार को करनी थी। मनमोहन सिंह की सरकार ने काफी कोशिशें की कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर, लेकिन ये एक नारा ही रहा। ये अब जम्मू कश्मीर की राजनीति से हटकर ये केंद्र की राजनीति जो कहें या देश की राजनीति, उसमें कश्मीरी पंडित जो हैं टूल बने। अलग अलग राजनीतिक दलों के कोई सबों ने तो बड़े बड़े वादे किए। मैं कुछ दिन पहले अपने एक मेहमान का एक पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो भी यही बात सच बात कह रहे थे कि आखिर अगर कांग्रेस की सरकार विफल हुई कुछ करने के लिए कश्मीरी पंडितों के लिए, लेकिन पिछले 8 साल से तो मोदी जी की सरकार है, उन्होंने जो वादे किए थे कश्मीरी पंडितों के साथ वो कितने पूरे हुए। और दूसरी तरफ से जब तक आप जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के बड़े तबके का मानना है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं करेंगे, यहाँ के हालात बेहतर नहीं होंगे, तब उनको जिस तरह से संजय जी बोल रहे थे, आप उनको सिटिंग डक्स लाके कश्मीर में कहीं पर बिठा के तो खुदा न खास्ता मारने के लिए तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी कश्मीर के हालात सामान्य नहीं हुए हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसलिए जो है अगर ये मुद्दा उठाती भी हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के कई सारे नेता जो हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं, जो जम्मू कश्मीर के जो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ वर्कर भी हैं, नेता भी हैं, पीडीपी में भी वर्कर भी हैं, नेता भी हैं, कांग्रेस में भी वर्कर भी है, नेता भी हैं। लेकिन मुझे अपने हिसाब से ये लगा कि कहीं ना कहीं जो कश्मीरी पंडितों की कम्युनिटी है वो भी डिवाइडेड है, उसमें भी चलिए उस कम्युनिटी के भी लीडर से अशरफ जी आपको बीच में रोक रहा हूं। मैं अग्निशेखर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनील भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ वानी ने कहा कि जो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर का इंक्लूडिंग डायरेक्टर इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको उतना आइडिया नहीं है। सुनील भट्ट, यू वर द विक्टिम ऑफ दिस ट्रेजेडी, आपके क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहे अगर आप शेयर करना चाहें, और एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? नमस्कार सौरभ, और ललन टॉप के देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सौरभ, चूंकि आज हम इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं तो इसी से साबित होता है कि जो फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। अगर ये फिल्म नहीं आती, देश में इतनी जागरूकता पैदा नहीं होती, हो सकता है आज हम इस मुद्दे पर बहस भी नहीं कर रहे होते। तो जो सबसे अहम जो एक इम्पैक्ट हुआ है, असर हुआ है कि आज देश में जागरूकता पैदा हुई है विस्थापित कश्मीरी पंडितों की पीड़ा के ऊपर। क्योंकि जैसे कि मेरी मुलाकात मेरे गैर कश्मीरी दोस्तों से होती है, मैं अपने उनको अनुभव बताता हूं कि ऐसा हुआ था, सुनने में सुना जाता है, थोड़ी सहानुभूति प्रकट की जाती है। लेकिन इस फिल्म के माध्यम से जब लोगों ने बड़े पर्दे पर देखा इस त्रासदी को, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पॉलिटिकल करेक्टनेस के, और ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है, बिल्कुल ये हुई है, पेड़ों से लोगों को टंगाया गया है। राइस ड्रम का आपने, मुझे लगता है फिल्म जरूर देखी होगी, आपने देखा होगा, बिल्कुल, राइस ड्रम के अंदर उनको मारा जाता है। ये सब रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं और इन्हीं को पर्दे पर दर्शाया गया है। अब सौरभ, आपने कहा कि मेरे व्यक्तिगत अनुभव क्या है। देखिए, मेरे अनुभव जो मैं आपको अभी साझा करूंगा, ये केवल मेरे नहीं है, ऐसे हजारों लाखों कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों के। देखिए, मैं अनंतनाग के एक छोटे से गांव से आता हूं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी किसान थे, सरकारी नौकरी भी करते थे। हम एक किसान के परिवार से आते थे और एक सामान्य जिंदगी जीते थे। लेकिन कश्मीर में हमेशा से
अगर हम कहते हैं कि अलगाववाद 80 के दशक से शुरू होने लगा, लेकिन जितना मैंने अपने दादाजी से सुना था कि ये बेशक अपने चरम पर 80 के दशक से आते आते हुआ, लेकिन अलगाववाद हमेशा कश्मीर घाटी में था, कभी एक रूप में, कभी दूसरे रूप में। लेकिन जिस प्रकार से 1986 में, मैं 90 की बात नहीं कर रहा हूं, 1986 की बात कर रहा हूं, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में चरणबद्ध तरीके से एक एक मंदिर को निशाना बनाया गया, कश्मीरी पंडित समुदाय की संपत्ति को निशाना बनाया गया, हमारे मंदिरों को जलाया गया, और उसकी किसी ने सुनवाई नहीं की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किन लोगों ने किया। ये 1986 की मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी 1990 तक नहीं पहुंचा हूं। और जैसे ही समय बीतता है, 1987, 1988 और जब तक 1990 आता है, कश्मीरी पंडित समुदाय अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। प्रशासन पूरी तरह पैरालाइज हो चुका था। मैं हमेशा हर किसी को कहता हूं कि जो जगमोहन साहब ने किताब लिखी है, माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, अगर किसी को जम्मू कश्मीर के बारे में 80 के दशक, 90 के दशक में जानना है, तो उससे बेहतर कोई किताब नहीं है। पूरा डॉक्यूमेंटेड है, एक फैक्ट से लेकर फैक्ट। अब मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताता हूं। मुझे याद है कि मैं 4 वर्ष का था, 3 से 4 वर्ष का, उतनी ज्यादा याददाश्त नहीं है, लेकिन जितनी, क्योंकि स्थिति इतनी भयानक थी कि वो मेरे दिमाग में आज तक वो चीजें अभी भी मुझे याद है कि हमारे मकान के बाहर लोगों के हजूम आते थे, पथराव करते थे, गालियां देते थे, और जो नारे लगाए जाते थे, आपने भी उन नारों के बारे में सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि किस प्रकार के नारे होते थे कि यहां क्या चलेगा, निजामे मुस्तफा, ऐस कशीर बट और उस्ती बटने उसान, यानी कि हमें कश्मीरी पंडित जो पुरुष हैं उनके बगैर चाहिए, लेकिन महिलाओं को उनको यही रखना होगा। ऐसे मतलब जहरीले जो भाषण थे, जहरीले जो नारे लगाए जा रहे थे, हमारे मकानों पर पथराव किया जा रहा था और गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, और हम अपने आप को काफी असहाय महसूस कर रहे थे। पथराव होता था हमारे मकानों पर और पूरी रात हम जगे रहते थे। मुझे आज भी याद है कि हमारा सारा परिवार रात भर जगा रहता था। हमें ये नहीं पता होता था कब किस तरफ से लोग आए और हम पर हमला करे। कभी हम खेत में, एक रात तो हमने खेत में गुजारी थी, अपने गांव का मैं आपको बता रहा हूँ, खेत में हम छिपकर बैठे थे कि कहीं मकान पर हमला ना हो जाए, और रात को हम मकान की जो लाइट है वो बंद किया करके रखा करते थे, और बाहर से ताला लगा के रखा करके फिर खिड़की से दूसरा व्यक्ति अंदर आता कि अगर कोई आए भी उसको लगे कि ये यहाँ पर है नहीं, ये शायद निकल गए। तो स्थिति इतनी भयावह हो गई थी, आतंकवादी सरेआम घूम रहे थे, और हमारे जिले में भी, अनंतनाग में भी कई जो प्रख्यात, जो विख्यात कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं, उनकी हत्याएं हुई, जिससे पूरा समाज भयभीत हुआ। और मैं आपको बताता हूँ सौरभ की हमारे गांव में, मतलब हमारे कई जो मुस्लिम परिवार, काफी हम उनके वो हमारे दोस्त भी थे। मेरे पिताजी के एक मुस्लिम दोस्त, एक सबसे करीबी मुस्लिम दोस्त थे, और अगर मैं सच कहूं इस समय सबसे ज्यादा भरोसा वो उन पर करते थे। तो उनको वो कहते थे कि भट्ट साहब आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं जिंदा हूं आप पर कोई हाथ नहीं लगाएगा, आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, ये उनका कथन था। तो एक आश्वासन उन्होंने दिया था कि आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं जिंदा हूं आपके मकान पर कोई हाथ नहीं लगाएगा, आपके जान माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन जिस प्रकार रातों, मतलब कई दिनों तक, कई रातों तक हमारे मकानों पर पथराव होता रहा, एक दिन वो स्वयं आए, फूट फूट कर रोने लग गए, कहने लग गए कि कश्मीरी हिंदुओं के लिए स्थिति अब रहने लायक नहीं है, यहां पर कट्टर इस्लामिक जो नीतियां हैं वो अपने चरम पर आ चुकी है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एंगल भी है, और जो कट्टरपंथी जो संगठन है उनका वर्चस्व कायम हो चुका है। जैसे मैं कह रहा था कि यहां क्या चलेगा, निजामे मुस्तफा, कश्मीर में अगर रहना होगा अल्लाह अकबर कहना होगा, ए जालिमो ए काफिरो कश्मीर हमारा छोड़ दो, इस तरह के नारे होते थे, इस तरह के जहरीले भाषण होते थे। मेरे पिताजी एक बार अपने दफ्तर से घर आ रहे थे, टांगे में आए, वो टांगे में बैठकर आए, क्योंकि उन दिनों टांगा काफी प्रचलित होता था, गांव में ज्यादातर टांगे ही चलते थे। टांगे में बैठकर आए तो उस टांगे में 3-4 मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे, उनको लगा शायद ये भी मुस्लिम कम्युनिटी के ही हैं। तो जिस तरह की उधर बातें हुई कि अब तो हम पंडितों का सफाया करने जा रहे हैं, उनको यहां से बाहर कर रहे हैं, और इधर तो अब अपना पाकिस्तान बनने जा रहा है। तो मेरे पिताजी इतने भयभीत हो गए कि वो आधे रास्ते ही उतर गए टांगे से। उनको लगा कहीं अगर इनको गलती से भी पता लग गया कि मैं कश्मीरी पंडित हूं, शायद कहीं मेरी हत्या ना कर दे।
तो आधे रास्ते वो बीच रास्ते वो टांगे से उतर आते हैं और वो किसी तरह खेत खलियानों से छिपकर किसी तरह घर पहुंचते हैं और काफी भयभीत रहते हैं। और हद तो तब होगी जब हमारे घर के बिल्कुल आंगन के पास भी आतंकवादी आए और वहां गोलियां चलने लग गई। और फिर जिस तरह से हमारे जिले में भी हत्याएं हुई, हम भी काफी भयभीत हुए और हमें भी जो है कश्मीर घाटी छोड़नी पड़ी। मुझे आज भी याद है जिस दिन हम जिस किसी तरह रात के अंधेरे में मुझे 3 बजे के आसपास मेरे पिताजी मेरे चाचा जी कहीं से एक ट्रक का जो है इंतजाम करते हैं और सुबह तड़के 4 बजे हम निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भीड़ रात भर घूमती थी, आतंकवादी घूमते थे। जब ट्रक का वो इंतजाम हुआ, किसी तरह ट्रक में हम कितना सामान ले जाते हैं। लेकिन सौरभ मैं आपको बताता हूं, ये व्यथा है, मतलब पूरे देश को ये सुनना चाहिए। उसी दिन हमारी गाय ने बछड़े को जन्म दिया था। और गाय एक कश्मीरी पंडित परिवार के लिए एक पालतू पशु नहीं होता है, बल्कि हम उसको मां मानते हैं, बिल्कुल मां की तरह मानते हैं। और उस समय हमें ये नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ शरण लेने जा रहे हैं, हमारा क्या होगा, हम कैसे जिएंगे। लेकिन मेरे पिताजी ने उस गाय को भी वहां नहीं छोड़ा, उस गाय को भी हमने ट्रक में बिठाया, उस बछड़े को भी ट्रक में बिठाया, क्योंकि हमें पूरा शक था कि अगर गलती से इस गाय को किसी कट्टरपंथी ने उसकी हत्या कर दी तो गौ हत्या का एक पाप भी हमारे सर पे रहेगा। तो हमने बोला जो हमारा हाल होगा हम अपनी गाय को अपने साथ लेकर आएंगे। गाय को बछड़े को उस ट्रक में बिठाया। मेरे ननिहाल के लोग, मेरे नाना जी, मेरे मामा जी, मेरे चाचा जी, किसी तरह मुझे याद है कि जब ट्रक अपने हम ननिहाल की तरफ लेके जा रहे थे, उसको हमने दूर पीछे ही छिपा के रखा। मेरे पिताजी जैसे तैसे सुबह तकरीबन 4:30 पौने 5 के आसपास धीमे धीमे कदमों के साथ मेरे नाना जी के घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर वो खटखटाते हैं, लेकिन दरवाजे से कोई जवाब नहीं दे रहा। वो उनको बोल रहे हैं कि दरवाजा खोलिए। मेरे नाना जी का परिवार इतना भयभीत था कि उनको लगा पता नहीं कहीं आतंकवादी तो नहीं आ रहे। फिर उन्हें जोर से खिड़की से चिल्लाया कि मैं हूं, दरवाजा खोलिए, मैं हूं। तो फिर मेरे छोटे मामा जी आते हैं, वो दरवाजा खोलते हैं और मेरे नाना जी आते हैं, वो फूट फूट कर रोते हैं और मेरे पिताजी को गले लगाते हैं। कहते हैं मुझे माफ कर देना, मेरे मन में ऐसे ख्याल आए थे तुम्हारे लिए, मुझे उसके लिए माफ कर देना। तो मेरे पिताजी उनसे पूछते हैं कि क्या ख्याल आए थे, क्या, क्यों आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे। उन्होंने कहा कि मुझे लगा जिस तरह इस समय जो हालात हैं, मुझे कहीं लगा तुम मुझे भूल जाओगे, तुम सिर्फ अपनी जान बचाकर भाग जाओगे, निकल जाओगे और मुझे यहीं छोड़ दोगे। सौरभ आप समझ सकते हैं कि उस समय रिश्तों में भी इतनी जो हमारे में कश्मीरी पंडित परिवारों में आपके कई दोस्त भी होंगे कश्मीरी पंडित, आपको पता होगा कि कश्मीरी पंडित जो है एक दूसरे से काफी जुड़े हुए होते हैं इमोशनली, रिश्तेदार। अगर हमारे कोई दूर के भी चाचा हो, दूर के भी मामा हो, हमको कभी नहीं कहते कि दूर के, हम कहते हैं मेरे मामा है, ये मेरे चाचा हैं। तो इतनी निकटता, इतनी मिठास हमारे रिश्तेदारियों में है। तो मेरे नाना जी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बोला कि मेरे मन में ऐसा ही बुरा ख्याल आ गया, कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जा रहे। फिर हमने उनको भी बिठाया, मामा जी को बिठाया और जितने हमारे रिश्तेदार उस ट्रक में आ सकते थे। आपने फिल्म में देखा होगा उस ट्रक का सीन, बिल्कुल जब वो सीन चल रहा था मैं सिनेमा हॉल में खुद स्वयं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि मेरे को अपना समय याद आया। क्योंकि इसी प्रकार से 20-25 लोग हम ट्रक में बैठे थे और सामान क्या लेकर आते, कुछ भी नहीं, खाली हाथ वहां से निकल कर आए हम। और बाद में हम जैसे बनिहाल टनल क्रॉस करते हैं तो जान में जान आती है, क्योंकि टनल तक भी हमारे धड़कने जो है ऐसे लग रहा था कि पता नहीं किस तरफ से कोई हजूम आ जाए हमें मार दे। बनिहाल टनल जैसे क्रॉस करते हैं तो थोड़ा जान में जान आती है। और धीरे धीरे आखिरकार जब हम जम्मू के कैंप में पहुंचते हैं, नगरोटा में पहुंचते हैं और देखते हैं सन्नाटा है और कुछ टेंट लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ परिवार पहले से आए हुए थे, टेंटों का वहां पर हजूम था। जैसे तैसे हम ट्रक से उतरे, अपनी गाय को उतारा, गाय के बछड़े को उतारा और जो कुछ बचा कुचा सामान जो थोड़ा बहुत हम लेकर आते, ट्रक में कितना सामान आ सकता था। एक पेड़ है, वो नगरोटा में वो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे हम बैठने लगे। मैं आज भी सौरभ कभी कभार उस पेड़ के पास जाता हूँ, वहां पर थोड़ी देर बैठता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि उस पेड़ के नीचे मैंने शरण ली थी, मेरे परिवार ने शरण ली थी, मेरे ननिहाल ने, मेरे ताया जी ने, मेरे चाचा जी ने, मेरे बुआ जी ने, उस पेड़ के नीचे। और कई घंटों तक हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हमें कोई टेंट अलॉट होगा। तो कई घंटों तक हम प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरी माता जी उसका रो रो कर बुरा हाल था, पिताजी एक तरफ से रो रहे हैं, हम सब रो रहे थे, बिलक रहे थे, और टेंट का कुछ अता पता नहीं कि आखिर टेंट कब अलॉट होगा। धीरे धीरे देखते हैं हम कि रात भी गुजर जाती है और किसी ने कुछ खाया नहीं होता, सब भूखे होते हैं। क्योंकि मैं उस समय केवल 4-4.5 वर्ष का था। मैं रोने लग गया। मैंने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। कश्मीरी में मैंने कहा, मैंने अपने पिताजी को कहा, मेरे बुआ को कहा।
जैसा एक बच्चा जिद करता है माँ बाप से, तो मेरे पिताजी रो रहे हैं, मेरी माताजी रो रही, मेरी बुआ थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोला आ मेरे साथ। वो देखने लगी दाएं बाएं, कहाँ इसको खाना खिलाएं, कौन खिलाए। फिर एक परिवार था, वो कुपवाड़ा जिले से थे, वो हमसे 1 हफ्ता पहले आए थे। तो मेरी बुआ ने उनसे कहा कि नमस्कार, आपने आज क्या इस समय खाना बनाया है? तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में 10 लोग हैं, हम इसी टेंट में रह रहे हैं, लेकिन खाना मुश्किल से 6 या 7 लोगों के लिए बना है। तो लेकिन हम कोशिश करते। मेरी बुआ कहती ये सुबह से भूखा है, रात से भूखा है, इसको कई घंटे हो गए, इसको खाना खिला दीजिए, हमें मत खिलाइए लेकिन इसको खाना खिला दीजिए। तो जैसे तैसे वो परिवार ने कुछ चावल बनाए थे और साग बनाया था, जो कि कश्मीरी पंडित परिवारों में आमतौर पर बनाया जाता है, हाक। तो एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में मैंने वो चावल और थोड़ा हाक खाया और मेरा पूरा परिवार भूखे रहा। और अगले दिन हमें टेंट अलॉट होता है, धीरे धीरे फिर हमने टेंट में खंबा लगाया, टेंट लगाया। और मेरे माता पिता ये सोच रहे थे कि 48 घंटे पहले हम अपने एक आलीशान मकान में थे, पूर्वजों की भूमि में थे, हमारे सेब के बाग थे, हमारे खेत थे, खलियान थे, ये हमारे साथ क्या हुआ। और भविष्य अंधकारमय लग रहा था कि आखिर होगा क्या, अब जिंदगी का क्या होगा। ना सामान है, ना पैसे हैं, ना कुछ है, ना ये पता है कि शाम को कौन खाना देगा, सुबह कौन खिलाएगा, क्या होगा। तो इस तरह का जो ट्रेजेडी है वो हम सब ने देखा है। लेकिन सौरभ, मैं एक चीज बड़े गर्व के साथ कहता हूं, ये केवल मैं अपने बारे में नहीं कहता हूं, समूचे कश्मीरी पंडित समुदाय के बारे में कहता हूं। हमें गर्व है अपने माता पिता पर, जिन्होंने इतनी यातनाएं सही, इतनी प्रताड़ना सही, और कभी भी ये नहीं किया कि हमारी शिक्षा पर कोई आंच आए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हमें अच्छी शिक्षा मिले, संस्कारों की भी और एकेडमिक शिक्षा भी। और आज सौरभ, आपके भी कश्मीरी पंडित कई मित्र होंगे, आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में कितने उच्च पदों पर है, किसी की सहायता से नहीं, किसी की सहानुभूति से नहीं, अपने परिश्रम के बल पर, अपने प्रतिभा के बल पर। और आज हमारा लोहा पूरी दुनिया मानती है। अगर और किसी समाज के साथ ये त्रासदी हुई होती, मुझे नहीं लगता कि वो अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हुआ होता। आज हम गर्व से डंके की चोट पर अपनी बात रखते हैं और अपने अधिकारों की बात रखते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि ये तो, क्योंकि मैंने सौरभ खुद देखा है, दिल्ली में जब मैं पढ़ रहा था, मैं लटियंस दिल्ली के बड़े बड़े जो केंद्र है, इंडिया हैबिटेट सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, बड़े बड़े बुद्धिजीवी आते थे, जाने माने लोग आते थे, वहां पर तर्क होता था, वहां पर विचार विमर्श होता था, चर्चा होती थी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। लेकिन कश्मीरी पंडित का कहीं नाम ही नहीं आता था। और जैसे ही मैं अपना हाथ खड़ा करता था, हाथ उठाता था और मेरे को बोलने का अवसर मिलता था, जैसी मैं बात करता था, अगर उस सभागार में 100 या 150 लोग बैठे हैं, एकदम से सबकी निगाहें मेरी तरफ आ जाती, घूर कर देखने लगते थे। ऐसा लगता था कि जैसे मैंने किसी को गाली दे दी। आखिर मैं क्या कह रहा था कि ये हमारे साथ हुआ है, हमें अपनी पूर्वजों की भूमि से उखाड़ कर फेंक दिया गया है, और हमारा अपराध क्या था? केवल हम भारतीय हैं, हमारा अपराध क्या था कि हम जनेऊ पहनते थे, हम टीका लगाते थे, हम हिंदू थे, हम 5000 साल की जो हमारी जो गौरवमय इतिहास है उसको आगे लेकर आ रहे थे। और सौरभ, ये 1990 में नहीं केवल हुआ, आप इतिहास में जाइए, एक के बाद एक हमारे समुदाय के साथ नरसंहार हुआ है। चाहे सुल्तान सिकंदर बुद्शिकन के समय, जो इफ्तिकार खान था औरंगजेब के समय। अब समझिए, कश्मीरी पंडित समुदाय का एक डेलीगेशन आनंदपुर साहब जाता है, गुरु तेग बहादुर से मदद मांगता है। गुरु तेग बहादुर ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया कश्मीरी हिंदू समाज के लिए। बाद में सिख इतिहास कैसे बदला, आपको उससे भली भांति परिचित है। तो कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। कैसे हुआ? दशकों से, सदियों से हम ये झेल रहे हैं। और आज आखिरकार अगर देश को हमारे बारे में जागरूकता हो रही है, हमें काफी प्रसन्नता है। जिस तरह से लोग समर्थन में आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। लेकिन सौरभ, एक मैं इसमें बिंदु ऐड करना चाहूंगा अपना वक्तव्य खत्म करने से पहले। इस समय जो वर्तमान की सरकार है, उन्होंने कई जो है बड़े फैसले लिए हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। अनुच्छेद 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, बहुत अच्छे कदम है, बहुत पहले होना चाहिए था। बड़ी इच्छा शक्ति दिखाई है, अच्छे कदम है। लेकिन सौरभ, अब और भी कुछ करने को बाकी है, केवल इसी पर रुकना नहीं होगा। अगर मोदी सरकार कश्मीरी पंडित समुदाय की समस्याओं पर एक्चुअली सिंसियर है, जेन्युइनली सिंसियर है, तो उन्हें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। 32 वर्ष बीत चुके हैं, एक जांच आयोग का गठन होना चाहिए और उन तमाम लोगों को सजा होनी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए। हमें कहा जाता है माइग्रेंट्स का टैग लगाया गया है, जैसे कि हम कोई माइग्रेटरी बर्ड्स है,
हम स्वेच्छा से कश्मीर से नहीं आए, हमें जबरन बंदूक की नोक पर अपनी पूर्वजों की भूमि से बाहर कर दिया गया। तो हमें इंटरनली डिस्प्लेस पर्संस का स्टेटस मिलना चाहिए, आंतरिक शरणार्थी का दर्जा, जो कि संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार है। सौरभ। सुनील भट्ट, आपकी बात हमने सुनी और मुझे पूरा भरोसा है कि अब तक हम 3 मेहमानों को सुन चुके हैं। तीनों ने ही इस पूरे बड़े मुद्दे के अलग अलग प्रसंगों का जिक्र किया। संजय टिक्कू जी, अशरफ वानी जी और अब सुनील भट्ट जी। मैं राजेश जी से कुछ खास चीज़ों पर प्रतिक्रिया चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अग्निशेखर जी से ये जानना चाहूँगा कि उस 90 के दशक और पलायन के बाद जो पॉलिटिक्स हुई, आप पनुन कश्मीर संगठन चला रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को आप जीवित रखे हुए हैं दशकों से, आपके क्या तजुर्बे रहे अलग अलग सरकारों के साथ? नरसिम्हा राव की, बीपी सिंह की सरकार, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, संयुक्त मोर्चा, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी सरकार। अग्निशेखर जी। हाँ सौरभ जी, आपका धन्यवाद और यहाँ बैठे तमाम मित्रों का भी धन्यवाद। और विशेषकर मैं अपनी बात राजेश जोशी, हमारे पुराने मित्र हैं, इनकी एक घटना से बात रखना चाहूंगा जी। ये बात है 9 सितंबर 1990 की। जम्मू से हजारों लड़के, युवा कश्मीरी, कश्मीर चलो एक अभियान था और राजेश से कवर करने आए थे। राजेश मुझे एक साहित्यकार के नाते पहले से जानते थे और ये हैरान हो गए मुझे उस जुलूस में देखते हुए। कह रहे अग्निशेखर आप भी यहाँ? मैंने कहा ये सवाल आप इनसे पूछो, पंडित त्रिलोक कौल जो वामपंथ के पितामह रहे हैं कश्मीर में, ये आप गोकर डेम्बी से पूछो, ये आप उन साम्यवादियों से, सोशलिस्ट से पूछिए जो इस जुलूस में है। यानी सब के सब पॉलिटिकल पार्टी, सब पॉलिटिकल मतलब राजनीति के लोग, सब विचारधाराओं के लोग एक मार्च में थे। और ये सब कौन होते हैं? ये सब थे कश्मीर घाटी से आस्था और धर्म के नाम पर निष्कासित किए गए लाखों कश्मीरी पंडितों का एक बहुत जत्था था। अब मुझे ये बताइए कि मैं इस सबसे पहले थोड़ा विस्तार में जाऊं जो आपने प्रश्न पूछा। मैं निष्कर्ष में आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। जो मेरा अनुभव है, हम सबका अनुभव है कि ये सबसे पहले इंडियन स्टेट का फेल्योर है, भारतीय राज्य का फेल हो जाना है कि वो इस भयानकतम त्रासदी को या तो समझ नहीं सकी या समझ के निष्क्रिय बनी रही। उसके क्या कारण है उसमें जाने की भी आवश्यकता है। उसके बाद एक फेल्योर तो इंडियन स्टेट का है जी। दूसरा फेल्योर है जो लोग माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के लेक्सिकॉन से चीजों को देखते हैं जी। ये कश्मीर की मुस्लिम मेजॉरिटी का फेल्योर है जो एक मुट्ठी भर माइनॉरिटी को नहीं बचा सके। दलीलें कोई भी दी जा सकती हैं। तीसरा ये है कि जो इंडियन स्टेट की एजेंसीज हैं, मीडिया है, मानवाधिकारी कारवादी लोग हैं और जितने इवन जुडिशरी है, इन सब का फेल्योर है। यह फेल्योर जानबूझ के है या एक स्कीम के तहत है, ये अलग। इसके बाद में ये कहना चाहूंगा कि इस समस्या के कई डायमेंशंस, जैसा कि यहाँ संजय टिक्कू ने कहा, संजय वहीं रहे और इनका अपना ओपिनियन है, अपनी एक्सपीरियंस है, जो भयंकर एक्सपीरियंस हो, कोई अच्छी एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे जिए, और इनके अपने तजुर्बे हैं। अशरफ वानी साहब ने अपने एंगल से बात की, क्योंकि इसके डायमेंशंस कई हैं। जब मैं कहता हूं कि कश्मीरी पंडितों के डायमेंशन से कहें तो ये जेनोसाइड है, ये पूरा नरसंहार है। और नरसंहार के इर्द गिर्द क्या हो रहा था, किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या रवैया था, पड़ोसियों का क्या रवैया था, वो मजबूरी में था या कनाइवेंस थी, वो अलग। इसके तमाम डायमेंशंस पे एक खुल के बात करनी चाहिए थी पहले से। इसके साथ साथ इस सारे में फिर एक डायमेंशन जो खुला सामने, वो था डिनायल का। इसको डिनाई करो, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। झूठ बोलो कि जगमोहन ने निकाला, झूठ बोलो कि ये लोग बड़े जमींदार थे, सूदखोर थे, इन्होंने बड़ा सप्रेस करके रखा था कश्मीरी मुसलमानों को, इसलिए बेचारों को करना पड़ा। झूठ बोलो, सारी नौकरियां इनके पास थी, मुसलमान लड़के तो बेचारे बेकार थे, वो क्या करते, बंदूक उठाई।
किसी ने जहमत नहीं उठाई कि एक आरटीआई से 1990 में कितने मुलाजिम थे कश्मीर में, और जो सारे के सारे निष्कासित हुए, निकाल दिए गए, उनमें कितने मुलाजिम थे। आपका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। कुल मिलाकर के 1990 के दशक के पीछे का इतिहास, जैसे सुनील ने कहा यहाँ, और प्रकारांतर से सुनील हमारे संजय मित्र ने भी कोई डिनाई नहीं किया, जो हुआ है वो दिखाया गया है। अब कैसे दिखाया जाना था वो तो क्राफ्ट की बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ इस फिल्म के बहाने बात हो रही है, फिल्म पे बात शायद नहीं हो रही है कि उसका क्राफ्ट है, फिर लिबर्टी है डायरेक्टर की, उसने कितनी ली है, कौन सी घटना कहाँ रखनी चाहिए, उसमें मैं नहीं जाऊँ, क्योंकि अगर उस दृष्टि से भी देखा जाए तो मैं एक लेखक भी हूं, मुझे पता है कि एक लेखकीय स्वायत्तता क्या होती है, एक डायरेक्टर की लिबर्टी क्या होती है, कितना वो ले सकता है कितना नहीं, उस पर उसकी दृष्टि भी काम करती है। लेकिन मैं 2-3 घटनाएं हल्के से आपको बताऊंगा। जैसे उस फिल्म में शारदा पंडित के बहाने जिसे ड्रम में मारा जाता है, वो दृश्य दिखाया, वो मेरा दोस्त था बालकृष्ण गंजू, उसके घर की एक एक सीढ़ी से मैं परिचित हूँ, और जिस प्राणा गंजू की भूमिका शारदा ने निभाई है वो मेरी बड़ी बहन जैसी थी, सोपोर की थी, और सोपोर डिग्री कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूँ और मैं ग्रेजुएट हूँ वहां से। और जिसको आरे पर चीरा गया गिरिजा, वो मेरे भाई की, मेरे एक मित्र की भाभी थी, उसके हाथों भी मैंने चाय पी है। तो जैसे सरला भट्ट हुई, नर्स हुई, उससे भी परिचित था मैं अनंतनाग से, क्योंकि मेरी ड्यूटी अनंतनाग में थी। तो मेरा एक तो ये प्रत्यक्ष अनुभव, दूसरा कि एक इतिहास को जानने वाले एक स्टूडेंट के नाते, मैं कश्मीर के इतिहास का स्टूडेंट हूं, मैं कश्मीर के फोकलोर पर मेरा डॉक्टरेट है, मेरा रिसर्च है, और उस फोकलोर में भी परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स पे मेरा काम है कि एक रिलीजियस माइनॉरिटी जब परसिक्यूट हो और वो कैसे कंप्रोमाइज करते हुए जीती है, खड़ी होती है, वो कैसे सच नहीं कह पाती है क्योंकि मसल दिए जाएंगे, उस पर मेरा काम है। यहाँ अशरफ वानी मेरा छोटा भाई है, उम्र में मुझसे बड़ा, छोटा उम्र में, इनके तजुर्बे आपने हैं, ये लेखक है। ये क्या सच नहीं है? कश्मीर के फोक के हिसाब से कहता हूं, जो हमने लोक में जो सुन के हम बड़े हुए हैं, बटनी दोदिए मस ही के कुर्थम डालेगर बस, हे कश्मीरी पंडितानी तेरे बाल जड़ जाए, या कशीर रुजा कहेगर, क्या कश्मीर में 11 ही घर बचे? ये कौन सी कहावतें हैं? ये परसिक्यूशन की हैं, और वो कैसे परसिक्यूशन, पीछे की परसिक्यूशन की, जिसकी तरफ मैं उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा, सुनील ने बहुत अच्छे से उसको सामने रखा। तो एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी, और अशरफ वानी जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मुझे अच्छा लगा, इनकी आर्टिकुलेशन अच्छी है, मैं इनको देखता रहता हूँ, फॉलो भी करता रहता हूँ। अगर इन्होंने नहीं पढ़ी है तो इनको 2 किताबें पढ़नी चाहिए जो किसी कश्मीरी पंडित ने नहीं लिखी। एक तोहफतुल अहबाब पढ़िए जरूरी, कि शमसुद्दीन अराकी ने कश्मीर आकर क्या तांडव मचाया कश्मीरी पंडितों का, वो जरूर पढ़िए आप। अगर आपको वो किताब मिलेगी, उसमें 4th चैप्टर नहीं होगा, चौथा जो अंतिम उसका चैप्टर है वो उसमें निकाल दिया गया है, क्योंकि उसी में सारे परसिक्यूशन। एक तोहफतुल अहबाब पढ़िए, दूसरा बहरिस्तानी शाही पढ़िए। आप राज तरंगनी मत पढ़िए जोन राज की, क्योंकि लोग कहते हैं ये हिंदू ने लिखी है, उसने वो लिखा, नहीं, आप मुसलमानों की ही लिखी 2 हिस्सा। आपको पता चलेगा कि कश्मीरी पंडित जो कभी 14वीं शताब्दी में 100% थे, वो घट के 2% 3% तक कैसे आए, उस इतिहास में नहीं जाइए। वो जो एक परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स आप में होता है, उसकी परिणति में, जैसा कि यहाँ कहा गया, 1947 के बाद से कई ऐसे मोड़ हैं 90 तक आते आते, जो काफी है आपको समझने के लिए कि आगे क्या होने जा रहा है। तो जो वो 90 में हुआ एन मास, ये जगमोहन वगमोहन की चोरी चलती नहीं है, छोड़िए इसको, ये नहीं चलती है। जगमोहन ने निकाला, जगमोहन ने बंगले बना के दिए, जगमोहन ने सोने के लंकाएं इनको बना के दिए, वो निकल आए, वो पागल थे कश्मीरी पंडित जो एक कहने पे आते। मैं संजय टिक्कू के मोहल्ले का रहने वाला हूँ, ये जहां रहते हैं उससे थोड़ा ऊपर सत्थू बाला का मैं बंदा हूँ, इसलिए मैं ये मेरी बात को अच्छे से समझ सकते हैं। मैं उसी मोहल्ले का हूँ, और मुझे मारने वाला कोई पाकिस्तान से नहीं आया, मुझे मारने वाला कोई अनंतनाग या बारामूला से नहीं आया, वो श्रीनगर के ही लोग थे, मेरे जाने पहचाने हुए लोग थे। उसमें मेरे मोहल्ले सत्थू बरबर शाह के 2 लोग भी थे, और
जब आप अपने दोस्तों से डर खाने लगे और दोस्त आंगन में आए और आप छिप जाएं, वो हालात क्या रहे होंगे। और इसमें जो कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा गया, उनके पीछे का रैशनल, उनके पीछे का रीजन जो था वो अलग है। वो वही निजाम मुस्तफा वाला है, काफिर वाला है, अल्लाह अकबर कहने वाला है, और पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ए काफिर ए जालिमो, वो कहा गया। और वो कश्मीरी पंडितानियों के को अपमानित करने वाले ने जो कहे नहीं जाने चाहिए कहना पड़ रहा है, वो तर्क था। लेकिन जो हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई भी मारे गए, ऐसा नहीं है, हम नहीं कहते हैं कि नहीं मारे गए, चुन चुन के मारे गए, लेकिन उनकी रीजनिंग अलग थी, उनके पीछे अलग लॉजिक था और हमारे पीछे अलग लॉजिक था। हमको इसलिए मारा गया जी। अग्निशेखर जी, मेरा सवाल जो था, मैं वहां आता हूं। तो मैं ये कह रहा था, मेरा जो जेनोसाइड हुआ उसके पीछे का जो दर्शन है, जो आधार है, वो अलग है, और जो बाकी लोग मारे गए उनका अलग है। गलत है, मैं नहीं कहता हूं कि ठीक हुआ, वो पॉलिटिकल है और भी कई रीजंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों का वर्चस्व। अब जब आप आए, मैंने शुरू में कहा फेलियर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का मतलब है जम्मू कश्मीर की सरकारों से लेकर दिल्ली की सरकारों तक एकदम पैरालिसिस हुआ, एकदम पैरालिसिस है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई हरकत में नहीं आ रहा है। तो उसमें चाहे वो वीपी सिंह की सरकार हो, उसके बाद की जितनी भी सरकारें हैं, किसी ने कोई नोटिस नहीं ली, किसी ने उप तक नहीं की, किसी ने मुंह तक नहीं खोला, चाहे वो आपके ह्यूमन राइट्स के बॉडीज के लोग हों, PUCL, मैं नाम लेके कहूंगा, जिन्होंने झूठ कहा हमारे बारे में, इनको कोई जाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये तो किसी के इशारे पे आए। इतना ही नहीं, उसके बाद जब तंबू के शहर बनने लगे, जैसे सुनील ने कहा, मैं पहले दिन से ही गीता भवन में जो हमारा ट्रांजिट कैंप बना, उसके बाद मुट्ठी का कैंप, पुरखू का कैंप, 24-25 जितने भी कैंप में हर एक में गया, क्योंकि मुझे रहा नहीं गया। मैं काफी मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था कि कसूर क्या है मेरी माँ का। मेरा बाप आते आते ही मर गया धूप में, उसका कसूर क्या था। और उसने ये कहा था मुझसे, एक जब उसको लू लग गई, चलो कश्मीर ही जाते हैं, वहां रिलीजन ही चेंज करते हैं, धर्म परिवर्तन ही करेंगे, लेकिन मरेंगे अपने कश्मीर में। इसकी पीड़ा को आप जानते हैं, ये मेरे बाप की पीड़ा नहीं, सबकी, अनेकों की पीड़ा। ऐसे में जितनी भी सरकारें रही, हमने अपने आप को, हमारी ओर से जब कोई नहीं बोला तो हम बोलना शुरू किए, और बोलना शुरू किए तो हमने सबसे पहले अपने शत्रु को आइडेंटिफाई किया। ये शत्रु कौन है और कौन उसके साथ है, कौन उसके साथ है। एक ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ शत्रु, दूसरा उसके बाद कि इसका समाधान क्या है, तीसरा कि जन जागरण करें, लोगों तक जाएं। जब हम तो कोई बोलता नहीं है, हम खुद क्यों ना बोलें। ऐसे में हमने पनुन कश्मीर नाम का जो एक आंदोलन चलाया। पनुन होता है हमारा अपना जिगर का, आत्मा का। ये कश्मीर हमारी आत्मा का कश्मीर है। पनुन कश्मीर के निर्माण के लिए हमने एक आंदोलन किया। इसमें इतना ही नहीं है कि हम जुलूस जलसे करते रहे, हमने ये लोगों को बताते रहो यार कि इस जेनोसाइड कैसे हुआ, कितना हुआ, इसके डायमेंशंस कितने हैं। इसमें आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों से इसको कम नहीं किया जा सकता। आप कम मरे, वो ज्यादा मरे, ये ऐसा नहीं हो। ये देखा जाता है कि कैसे मारे गए, किन कारणों से मारे गए। ये हॉलोकॉस्ट में एक बेसिक प्रिंसिपल है। और आपके बारे में झूठ फैलाया जाए, वो फैलाया जाता रहा। हमको कहा जाता आपकी बात दूसरी है। ये दूसरी बात क्या होता है? हम क्या पाकिस्तान में जिम्मी थे? हम क्या सेकंड क्लास सिटीजन थे? ये दूसरी बात होना अफगानिस्तान में हो सकता है, किसी इस्लामिक रिपब्लिक में हो सकता है। जो हम दूसरी हैं, लोकतंत्र आप अपने आप को कहते हो, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हो, उसमें आप मरने देते हो, रिलीजियस क्लींजिंग करने देते हो, होने देते हो। ऐसे में हमने आज तक की सरकारों, मैं नाम लेके कहता हूं, वीपी सिंह से लेकर के वर्तमान सरकार तक, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार तक, किसी भी सरकार ने
हमारे इश्यू को अभी तक एड्रेस नहीं किया। किसी भी सरकार ने, जो हम लगातार बोल रहे हैं कि एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए, एक एसआईटी बिठाया जाए, किसी ने नहीं किया। किसी भी सरकार ने आज तक हमारी मांग जो है कि जो हमारे हत्यारे हैं उनको आइडेंटिफाई करके कम से कम दंडित किया जाए, किसी ने नहीं किया। उल्टे में वर्तमान सरकार के एक दो कदम जो सुनील ने सुझाए हैं उनको छोड़ करके कश्मीरी पंडित इशू उसकी टोटलिटी में, जहां ये बताया गया कि हमारे ही बच्चे, हमारे ही भाई, हमारा ही एक सिग्निफिकेंट नंबर कश्मीर में रहता रहा, उसको लेकर भी किसी ने बात नहीं की। ये सही कह रहे हैं। और संजय शायद जानते हैं, जब दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में हुई तो मैंने इनसे कहा था, श्रीनगर में हुई थी सेंटूर होटल में, मैंने वहां मनमोहन सिंह की सरकार और जितने लोग वहां आए थे भारत के, मैंने ये कहा था, आप रिकॉर्ड देखिए कि हम हमारा कुछ नहीं करोगे, कम से कम जो कश्मीर में रह रहे हैं उनकी बात तो करिए ना। मैंने राम मंदिर में कहा था इनसे, और वो काफी नहीं है कहना, मैंने कह दिया तो रोसे हो गया, ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये भी हमारे समाज का हिस्सा है। लेकिन ये जिनोसाइड और डिनायल ऑफ जिनोसाइड में सभी जिम्मेदार हैं। वो सरकारें हैं, वो आपकी जुडिशरी, वो आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट यहाँ की आपका केस लेने से इनकार करती है, कहती है तो बहुत पुराना हो चुका है, जबकि हमारे केस से पुराने जो हैं उनको ले रही हैं। क्या कहेंगे आप? ये जुडिशियल बायस नहीं है आपके साथ? आप क्या हैं? हम क्या अछूत हैं? ये हमारे एक कश्मीरी कवि हुए हैं मोतीलाल साकी, उसने कहा हम लोकतंत्र के नए अछूत, वी आर न्यू अनटचेबल्स ऑफ दिस डेमोक्रेसी। इनकी बात किसी ने नहीं की, लेकिन हम करते रहे। और आज चूंकि फिल्म के बहाने बात करनी है, फिल्म के बहाने हमारी बात जहां तक नहीं पहुंच सकी थी वहां तक गई और वहां तक जा रही है। इसका हमें एक संतोष है कि मेरी बात, मेरी जलावतनी, मेरा जेनोसाइड और जो हुआ मेरे साथ, वो देश के कोने कोने विश्व में जा रहा है, जिसका प्रभाव किसी भी सरकार पर पड़ सकता है, ताकि इस समस्या का अंतिम निदान हो, समाधान हो। और ये जो लोग इसको लेकर के आज तिल मिलाए हुए हैं, कुछ ये वो लोग हैं जो 32 साल तक चुप रहे, आज समझ आ रहा है कि वो चुप क्यों रहे। जो वो बोल रहे हैं उससे वो अपनी चुप्पी को ही जस्टिफाई कर रहे हैं। ये हमारे साथ हुआ ना, ये नहीं दिखाना है, ये नहीं दिखाना था, क्योंकि ये हिंदू जेनोसाइड है। हिंदू जेनोसाइड को मत दिखाओ, हिंदुओं के साथ क्या हो ये मत करो। ठीक है, इसलिए वो तिल मिलाए हुए बोल रहे हैं। इन सवालों के जी अग्निशेखर जी, इन सवालों के जी कोई अंतर नहीं है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने सर, ये मेरी जिम्मेदारी है सर, ये आभार मत व्यक्त करिए, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जी राजेश जोशी जी, मेरे पास 4 सवाल हैं आपसे जुड़े हुए। आप बहुत लंबे टाइम से इंडियन पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है, फिल्म में भी ये दिखाया गया है कि एक रेडिकल लेफ्ट का इकोसिस्टम है। जब उन्होंने इंडिया में फिल्म को रिलीज किया तो उसको ENU कर दिया, बाहर उसको JNU ही रखा है। एक रेडिकल लेफ्ट का इकोसिस्टम है जो बुरहान वानी जैसों को सेलिब्रेट करता है, कश्मीर के लोगों के आत्माधिकार और उनकी आज़ादी और इन सब चीज़ों की बात करता है, इंडियन स्टेट की ऑपरेशन की बात करता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उस पर चुप्पी साध के रखता है। आपको लगता है कि ये एक इंडियन लेफ्ट और खासतौर पे रेडिकल लेफ्ट की बड़ी प्रॉब्लम रही है? सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जितने भी श्रोता अपने वक्ताओं को अभी तक मैंने सुना, वो भुक्तभोगी हैं, इसलिए उनकी बात पर यकीन करना न करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। एक बार ये जो आपने सवाल उठाया, ये सामने आता है कि एक रेडिकल लेफ्ट का एक इकोसिस्टम है जो कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देता है और कुछ चीजों को हाईलाइट करता है। जो हमारे अग्रज कवि अग्निशेखर ने अपने वक्तव्य के सबसे पहले वाक्य में जो बात कही, वो मुझे याद आ गई है 1990 को, जब मैं कवर करने गया था जम्मू से और उधम सिंह और श्रीनगर तक शायद वो यात्रा जानी थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उसको ऑर्गेनाइज किया था, RSS के लोग उसमें थे, और उसमें मैंने अग्निशेखर जी को देखा तो मैंने पूछा कि आप यहाँ कैसे, जो जैसा कि उन्होंने कहा।
अग्निशेखर वो कवि हैं जो मार्क्सवादी धारा के कवि गिने जाते हैं हिंदी में, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के करीब आ गए, क्योंकि जो लेफ्ट वाला एक तबका है जिससे उन्होंने तवक्को रखी थी, जिससे उन्होंने उम्मीद रखी थी कि वो इंसानियत के कश्मीरी पंडितों के फेवर में बोलेंगे, आवाज उठाएंगे, वो आवाज उनको सुनाई नहीं पड़ी। बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें जो रेडिकल लेफ्ट में शायद इस जो ये टर्म है इससे मैं सहमत नहीं हूं। आमतौर पे वाम, आप क्या सीपीएम को, सीपीआई को रेडिकल लेफ्ट तो नहीं कह सकते हैं, हो सकता है माओइस्ट को आप रेडिकल लेफ्ट कह लें तो कह लें, लेकिन सीपीआई या सीपीएम बड़े ब्रॉड, और समाजवादी धड़े के भी कुछ लोग वो ब्रॉडली वामपंथी उसमें आते हैं। रेडिकल लेफ्ट उनको मैं नहीं कहूंगा। हाँ, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी सर। बिल्कुल, ये जो पूरा लेफ्ट का स्पेक्ट्रम है, हाँ, लेफ्ट का स्पेक्ट्रम जो इसमें मैं अर्बन नक्सल वगैरह ये जो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। वाम की बात जहां है, आज हम जिस मोड़ पे खड़े हैं, और आज जो ये विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है द कश्मीर फाइल, उसके बहाने हम ये बात कर रहे हैं, इस मोड़ तक हम आए और उसमें कहीं कोई जवाब देने वाले लोग नहीं थे, कहीं कोई सोल्यूशन देने वाले लोग नहीं थे, कहीं कोई सिग्नेचर कैंपेन करने वाले लोग नहीं थे, और जो कैंडल लाइट जो जुलूस होता है वो निकालने वाले लोग नहीं थे। ये क्रिटिसिज्म बहुत ही वैलिड क्रिटिसिज्म है, और इस क्रिटिसिज्म को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। आज हम इस मोड़ पे हैं ही इस वजह से कि जो ब्रॉड लेफ्ट है उसमें कम्युनिस्ट पार्टीज ही नहीं है, उसमें कांग्रेस, जनता दल वगैरह वगैरह तमाम शामिल हैं। जी बिल्कुल। इनकी तरफ से जिस तरह का इंटरवेंशन होना चाहिए था उस तरह का इंटरवेंशन नहीं हुआ है। लेकिन मैं अपनी बात एक बहुत ही सॉलिड एग्जांपल से कहता हूं। अग्निशेखर जी ने यूसुफ तारिगामी का नाम सुना होना, जानते ही होंगे, दोस्त होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के वो एमएलए रहे हैं और बड़े नेता हैं। यूसुफ तारिगामी के पीछे कश्मीरी सेपरेटिस्ट AK-47 लेकर के पूरे श्रीनगर में घूमे थे। तारिगामी ने मुझे खुद बताया था, वो बार बार कश्मीरी सेपरेटिज्म के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। जब खालिस्तान का आंदोलन चल रहा था तो कम्युनिस्ट पार्टी के सतपाल डांग थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, वो टेररिस्ट की लिस्ट में थे। सबसे बड़ी लड़ाई जो है वहां लड़ी तो सब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने लड़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेपरेटिज्म के खिलाफ अगर लड़ा है तो सिर्फ कम्युनिस्टों ने लड़ा है, और ये कम्युनिस्ट को अपना डिफेंड करने दीजिए। कश्मीर में जहां जो चुप्पी थी उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं, क्योंकि उस चुप्पी को भरने का काम कर रहा है एक फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री। और ये फिल्म जो है एक इट्स अ डिसऑनेस्ट फिल्म है, बेईमान फिल्म है, क्योंकि आर्ट और सिनेमा क्या होता है, मैं आपकी बात आपके ही सवाल को एक्सटेंशन नहीं दे रहा हूं। हम लोग शिंडलर्स लिस्ट जो है फिल्म को क्यों याद करते हैं? आर्ट और सिनेमा क्यों होता है? हर समाज में फॉल्ट लाइंस होती हैं, हर समाज में मैसेकर्स हुए हैं। आज ही नहीं, इतिहास में नादिर शाह जब हिंदुस्तान में आया था, कत्लेआम किया था। दिल्ली में मुसलमानों का भी कत्लेआम हुआ था, पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। नादिर शाह को आज आप कैसे डिपिक्ट करेंगे अगर एक फिल्म में देखेंगे? मैं कुमाऊं रीजन से आता हूं, उत्तराखंड के। कुमाऊं और गढ़वाल दो अलग अलग रीजन है। हिस्टोरिकली इतिहास में दोनों में बहुत दुश्मनी रही है। हमारे यहाँ एक त्योहार मनाया जाता था कुमाऊं में, खतड़ुआ त्योहार उसको बोलते हैं। खतड़ुआ त्योहार जब कुमाऊं के राजा ने गढ़वाल के राजा से लड़ाई की और कुमाऊं का राजा उसमें हार रहा था, गाय ने उसकी मदद की, गढ़वाल के राजा को हरा दिया। इसको कुमाऊं के लोग सेलिब्रेट करते थे, अभी तक करते हैं। उत्तराखंड बनने के बाद ये कम हुआ है। अगर इस पर कोई फिल्म बनाएगा खतड़ुआ त्योहार पे, कैसे डिपिक्ट करेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो लेफ्ट के जो फेलियर की जो बात आप कह रहे हैं वो एक सच्चाई है। उसमें जिस तरीके से बोलना चाहिए था, और सिर्फ लेफ्ट ही नहीं, वो नहीं बोला गया। मेरे पास और भी कहने को बातें हैं, लेकिन आपके पास 3 और सवाल। जी, मेरा अगला सवाल राजेश जी इस फिल्म के पॉलिटिकल एंगल पर है। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस फिल्म को सपोर्ट कर रही है। एक रूलिंग पार्टी के तौर पर भी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया, होम मिनिस्टर का ट्वीट आता है, सारे मिनिस्टर्स ट्वीट कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में टैक्स फ्री की जा रही है, और सोशल मीडिया पर जो पूरा एक IT विंग काम करती है, जिस तरह से फिल्म का सपोर्ट, जो लोग इस फिल्म पे नहीं बोल रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। इनफैक्ट कई कश्मीरी पंडित हैं जो नाइत्तेफाकी रखते हैं इस फिल्म से, चाहे वो राहुल पंडिता हो, हमारे इंडिया टुडे ग्रुप में पूजा छारी, ऐसे कई लोगों को ट्रोल भी किया जा रहा है। मैं इस फिल्म के और इस फिल्म के बाद जो बहस शुरू हो रही, तो उस बहस में एक तो वो पक्ष है जो अग्निशेखर जी बोल रहे हैं, संजय टिक्कू जी बोल रहे हैं, सुनील भट्ट जी बोल रहे हैं, इनका दुख है, तकलीफ है, इनके साथ हुई इनजस्टिस है, लेकिन फिल्म उसके अलावा भी कई पॉलिटिकल एंगल पैदा कर रही है। उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। सौरभ, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म का समर्थन करते वक्त देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा आज तक इस हिंदुस्तान में
बंटवारे पे, पार्टीशन पे कोई फिल्म नहीं बनी है। और बहुत अच्छा उन्होंने ये आइडिया दिया है। आज तक कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी है, छोटी मोटी फिल्म बनी है जो बंटवारे की त्रासदी को, विभीषिका को अच्छी तरह से आर्टिस्टिक ढंग से डिपिक्ट कर सके और वो ऐसा सिनेमा बन सके जो, जैसे शिंडलर्स लिस्ट का मैंने जिक्र किया था, जिसका हम बार बार उदाहरण देते हैं, ऐसी फिल्म नहीं बनी है। अब मेरा सवाल ये है, मान लीजिए पार्टीशन पे एक फिल्म बनाता है कोई फिल्म डायरेक्टर, और वो फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री होता है। वो विवेक अग्निहोत्री पार्टीशन को किस नजरिए से देखेगा, और एक जो दूसरा और किसी, मान लीजिए ऋत्विक घटक जैसे सिनेमाकार हैं, या सत्यजीत रे जैसे सिनेमाकार जो थे, वो किस नजरिए से देखेंगे। फर्क ये है, जो द कश्मीर फाइल्स फिल्म है, इट्स नॉट अ विवेक अग्निहोत्री फिल्म। ये विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टर हैं जरूर, लेकिन ये हिंदुत्व की फिल्म है। ये हिंदुत्व के नैरेटिव को आगे बढ़ाती है। ये कश्मीरी पंडितों का भी इसमें सवाल नहीं है। कश्मीरी पंडितों की जो दारुण दुख हमारे सामने बयान किया है कश्मीरी पंडितों ने, 2 लोगों ने, वो बहुत ही जेन्युइन दुख है। लेकिन ये कश्मीरी पंडितों के बारे में नहीं है। ये फिल्म है एक पूरे समुदाय को शक के दायरे में ला करके उसको आसानी से निशाना बनाया जा सके, इसके लिए किया गया है। ये हिंदुत्व का नैरेटिव है। जैसे कि 30 के दशक में जर्मनी में जो नात्सी आर्ट्स वाले जो क्लब बने हुए थे, जहां एग्जीबिशंस लगती थी, सिनेमा लगता था, उसमें यहूदियों को खास ढंग से प्रोजेक्ट किया जाता था, कीड़ों की तरह दिखाया जाता था, उनको डरावने दिखाया जाता था, उनको लालची की तरह दिखाया जाता था। वो पॉलिटिकल फिल्म होती थी, वो प्रोपेगेंडा फिल्म होती थी। इसमें कश्मीरी पंडितों के जो दारुण दुख हैं, उनका आड़ लेते हुए ये फिल्म बनाई गई है, ताकि उसका जो पॉलिटिकल मैसेज है वो दिया जा सके। बस अपनी बात यहीं पे एक मैं खत्म कर रहा हूँ, ये कहते हुए कि एक दौर था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जब नया दौर जैसी राज कपूर जैसे देवानंद और दिलीप कुमार जैसे फिल्म मेकर फिल्म बनाते थे जो समाजवाद की बात करती थी। आज एक दूसरा दौर है जिसमें हिंदुत्व का जो है वो आइडियोलॉजी सबसे आगे बढ़ रही है, और उसके निशाने पे मुसलमान है। मुसलमान इन द सेंस के इस्लामिक आइडियोलॉजी है, और उसकी जो फॉल्ट लाइन्स हैं उसको हाईलाइट किया जाता है। ये है। इसके काउंटर में भी एक नैरेटिव चल रहा है जिसमें जो एंटी बीजेपी सेगमेंट है वो जगमोहन को एक कल्प्रिट की तरह पेश कर रहा है बार बार, और कि बाद में जगमोहन एसोसिएट हो गए, ऐसा वैसा, और बीजेपी को निशाने पे लेने की कोशिश कर रहा है कि जब ये सब हुआ वीपी सिंह सरकार के दौर में, तब भाजपा भी तो उनको सपोर्ट कर रही थी। इस पर क्या कहेंगे? ये जो व्हाट अबाउटरी है और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट है, क्योंकि जगमोहन ने अपनी किताब में भी लिखा, मैंने और भी विद्वानों को पढ़ा कि वो बार बार कश्मीरी पंडितों को कह रहे थे कि आप पलायन मत करिए। उनका 7 मार्च का भी एक बयान है। ये सब तो मतलब ये दोनों तरफ से जो एक प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है, ये प्रोपेगेंडा वॉर का जब मौका मिलता है, हर पॉलिटिकल आउटफिट उसका इस्तेमाल करता है। और ये बात सच है कि लालकृष्ण आडवाणी की और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का बाहर से समर्थन कर रहे थे, और सरकार में शामिल नहीं थे। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल उसमें समर्थन कर रही थी, सीपीआई और सीपीएम भी उसमें उसी सरकार में। लेकिन सिर्फ ये कहना कि सिर्फ इस वजह से कि वो सरकार में शामिल थे उनको कुछ फैसला करना चाहिए था, मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रेच है। क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह कश्मीर के मुद्दे पर सरकार में नहीं आए थे, वो बोफोर्स के मुद्दे पर उन्होंने राजीव गांधी को हराया था। ये कश्मीरी पंडितों का मुद्दे से की बजाय भारतीय जनता पार्टी और लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए उस वक्त ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि जिस तरह से मंडल कमीशन को लागू करके विश्वनाथ प्रताप सिंह ने हिंदू समाज में अगड़ों पिछड़ों को आगे लाने की राजनीति का तुरप का पत्ता खेला है, उसको कैसे काउंटर किया जाए, और हिंदुत्व का नैरेटिव बनाना उनके लिए सबसे बड़ी चिंता थी। ठीक है, कश्मीर से आए थे लोग, उनको उनके बारे में बयान वगैरह दिए थे। साथ साथ मुझे ये भी याद, उन दिनों में रिपोर्टिंग करता था, खालिस्तान का मूवमेंट जब उन दिनों चल रहा था, पंजाब के बहुत सारे गांवों से सिख जो हिंदू हैं पंजाब के, वो दिल्ली में आए थे। उनको भी वहां पर रखा गया था, वो बाद में चले गए वहां से। तो ये जो जहां पर भी स्ट्राइफ होता है, समाज में झगड़ा होता है, हिंसा होती है, बाहर लोग आते हैं, उनका पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस बात में बिल्कुल दम इस बात में है कि हिंदुओं के जैसे पैरोकार इस वक्त कश्मीरी पंडितों के भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए हैं, जिस तरह से इस फिल्म को एंडोर्स कर रहे हैं, उस वक्त उतने फोर्सफुली उन्होंने भी नहीं बोला। और अग्निशेखर जी की इस बात में दम है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर के आज तक की सरकार ने कुछ नहीं किया। राजेश जी, कांग्रेस के जो डिजास्टरस मूव रहे,
घाटी में मिलिटेंसी और टेररिज्म के पूरे डेवलपमेंट में, चाहे वो 87 के इलेक्शन की रिगिंग हो, 87 से लेके 89 तक इंटेलिजेंस को इग्नोर करना हो, फारूक अब्दुल्ला और वो पूरा सब, क्या आपको लग रहा है कि चूंकि बीजेपी को इसमें पॉलिटिकल गेन मिल रहा है, कांग्रेस बैकफुट पर है, इसलिए भी ये सारी इतनी चीजें हो रही हैं? क्योंकि गलती तो कांग्रेस की भी है, और अगर आप ऐतिहासिक कालखंड में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो 80s के 3 बड़े मूवमेंट रहे, एक असम में, एक पंजाब में और एक कश्मीर में, दे वर द वन हु वर रनिंग द कंट्री। नहीं, ये बात ठीक है कि जो चूंकि पूरी सत्ता की बागडोर कांग्रेस के हाथ में थी और कांग्रेस इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बहुत भयंकर रोड रोलर मेजोरिटी से राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने आज जो कुछ ये देश भुगत रहा है, माफ कीजिएगा राजीव गांधी अब नहीं है, लेकिन वो जो उनकी दूरदृष्टि कम थी उनकी राजनीतिक, इस वजह से भी बहुत सारा खामियाजा मुल्क भुगत रहा है। शाहबानो का जो केस था उसकी वजह से, फिर राम जन्मभूमि का, वो सब पूरा इतिहास है, अब उसमें जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने जो गड़बड़ियां की हैं उसका मुआवजा आज भुगता जा रहा है। माफ कीजिए, आपका सवाल क्या था? मैं थोड़ा जी, मैं ये आप टिप्पणी कर दी। एक आखिरी सवाल है, आपने कहा कि विवेक अग्निहोत्री ने एक डिसऑनेस्ट फिल्म बनाई है क्योंकि फिल्म को देखकर जो पीड़ित हैं उनके प्रति समानुभूति, एम्पैथी, कंपैशन, इनजस्टिस के प्रति रेज और जो सिस्टम तब से अब तक चला आ रहा है उनकी अकाउंटेबिलिटी, एक तो ये मोटिव हो सकता था। लेकिन हम जिस तरह के रिएक्शंस देख रहे हैं सोशल मीडिया पर या कई जगह सिनेमा हॉल में भी, तो एक रेज भी दिख रहा है, और वो रेज कई जगहों पर, जैसा आपने कहा कि एक समुदाय को, मुस्लिमों को पेंट करना या उस तरीके के, तो वो चिंताएं भी आ रही हैं। पर विवेक अग्निहोत्री का ये कहना है अपने बचाव में कि मैंने जो दिखाया वो तथ्य हैं, मैंने तो एक इनजस्टिस को डिपिक्ट किया, अब उसके इंटरप्रिटेशन क्या हो रहे हैं, एंगर किस तरह से लोगों का बाहर आ रहा है, ये सोसाइटी का फलसफा है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपने शिंडलर्स लिस्ट का जिक्र किया, वो भी शिंडलर्स लिस्ट का बार बार जिक्र कर रहे थे कि आपने तो स्टीवन स्पीलबर्ग से नहीं पूछा कि आपने बहुत सारे अच्छे नाजी क्यों नहीं दिखाए, उन्होंने ज्यूज की पीड़ा को दिखाया, ज्यूज की पीड़ा को भी दिखाया, लेकिन शिंडलर्स लिस्ट में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो खुद नाज़ी है, नाज़ी शिंडलर्स लिस्ट है, और वो कोई बहुत चैरिटी नहीं कर रहा है जूइश लोगों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए कर रहा है। लेकिन आखिरी सीन अगर उस फिल्म का आप देखें कि वो किस तरह से जब हार जाती है नाज़ी पार्टी, तब तक वो हिटलर के साथ है, उसके बाद वो सबको बांट के जा रहा है और रो रहा है। आप कला क्यों क्रिएट करते हैं? आप कला समाज में जो दरारें हैं उसको बढ़ाने के लिए क्रिएट करते हैं, या जो दरारें हैं उनको पाटने के लिए क्रिएट करते हैं? पार्टीशन की फिल्म का जो जिक्र मैं कर रहा था, अगर आज पार्टीशन पर कोई फिल्म बने और उसमें वो नैरेटिव आएगा, इंडिया में, हिंदुस्तान में लोगों से पूछा जाए तो यहां एक कॉमन नैरेटिव है कि लाशों भरी रेलगाड़ियां पाकिस्तान से यहां आती थी। पाकिस्तान में नैरेटिव है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों का पुरानी दिल्ली में कत्लेआम हुआ और वहां रेप हुए, बलात्कार हुए, ये सब हुआ, वहां का वो नैरेटिव है। वहां जो फिल्म मेकर बनाएगा और यहां जो फिल्म मेकर बनाएगा, अगर रंगीन चश्मे से बनाएगा तो वो बहुत महान कला की कैटेगरी में वो फिल्म नहीं जाएगी। महान कला की कैटेगरी में फिल्म तभी जाएगी जब उसमें तथ्यों पर, और तथ्य भी अपने अपने लिहाज से उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। ऐतिहासिक प्रासंगिकता, तमाम चीजों को साथ में लेते हुए किस तरह से आप डिपिक्ट करते हैं। आखिर में एक बात कहना चाह रहा हूं, प्राचीन इतिहास में पुष्यमित्र शुंग नाम के एक ब्राह्मण राजा हुआ करते थे हिंदुस्तान में, भारत में। पुष्यमित्र शुंग पर अगर कोई बुद्धिस्ट फिल्म बनाएगा, आज बुद्धिस्ट फिल्म मेकर, बौद्ध फिल्म मेकर फिल्म बनाएगा, तो उसको कैसे डिपिक्ट करेगा? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने ये राजाज्ञा जारी की थी कि एक बौद्ध का सिर काट के लाइए, मैं 1000 कारशापण आपको दूंगा। तो पूरे हिंदुस्तान में बौद्धों के सिर काट के लाए गए थे। ये इतिहास में दर्ज है, बुद्धिस्ट नैरेटिव्स में दर्ज है। कैसे देखते हैं आप इतिहास को? अगर आप एक फिल्म बनाते हैं जो लार्जर हिंदुत्व इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो द कश्मीर फाइल जैसी फिल्म बनेगी। अगर आप एक मानवता को देखते हुए अगर फिल्म बनाते हैं और पूरी इतिहास के काले चैप्टर को देखते हुए फिल्म बनाते हैं, तो शिंडलर्स लिस्ट जैसी फिल्म बनेगी। चलिए, आप सब मेहमानों ने इस बातचीत के अलग अलग पहलुओं के बारे में बात की। नाउ आई विल लीव इट टू व्यूअर्स। हमने कोशिश की कि डिफरेंट वॉइसेस एक प्लेटफॉर्म पर आएं और इंटरेक्ट करें। संजय टिक्कू जी, अग्निशेखर जी, सुनील भट्ट जी, अशरफ वानी जी, राजेश जोशी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेता नगरी के इस दूसरे सत्र में बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। वैसे बात करने को ज्यादा बचा नहीं है, पर डिनर पार्टियां खूब हो रही हैं, बयान भी आ रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं,
लोग ये अंदेशा लगा रहे हैं कि अब ये जो कांग्रेस के क्षत्रप हैं और जो कांग्रेस के अभी भी खासतौर पर गांधी फैमिली के हार्डकोर सपोर्टर हैं, उनकी नज़र में पेपर टाइगर हैं। तो क्षत्रप या पेपर टाइगर, इनकी ये जो डिनर पॉलिटिक्स है वो क्या रंग लाएगी? सूची बन रही है, कौन जा रहा है कौन नहीं। फिर सोशल मीडिया पर कवायतें कि जो भेजे गए उसमें तो कुछ गांधी परिवार के खास भी हैं। इन सब में जो सबसे कद्दावर नाम है यदि जनाधार की दृष्टि से देखा जाए तो वो है हरियाणा के 10 बरस तक मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र हुड्डा का। कई चिरपरिचित नाम हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, आनंद शर्मा हैं, उसके बाद शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, ये सारे नाम हैं, एक लंबी सूची है। और इन सब के बीच वो CWC की मीटिंग भी है जिसमें गांधी परिवार कहता है कि क्या हम इस्तीफा दे दें, और रणदीप सुरजेवाला और सबके नेतृत्व में अशोक गहलोत के कोरस में कि नहीं नहीं आप कहीं मत जाइए और हम बधाई देते हैं। फिर पंजाब के सांसदों की यार सिर्फ टव्वल का अलग खबर और मैसेज आने शुरू होते हैं। तो ये जो पूरा केओस चल रहा है ये कहाँ लीड करेगा, क्या इश्यूज हैं जिनको कांग्रेस को एड्रेस करना है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक राशिद किदवई जी और वरिष्ठ पत्रकार विकास पाठक जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। राशिद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ। जी जी, धन्यवाद सर। पहली टिप्पणी, चुनावी राज्यों में हार, उसके बाद फिर उसी तरह के बयान की हार से सबक लेंगे। 2014 के बाद से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। बस बीच में एक बार रुकावट आई थी जब 2017 में पंजाब जीते और 2018 में 3 राज्य जीते थे, बाकी निरंतरता है। कैसे देखते हैं आप? तो लंबे समय से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कांग्रेस को। जी सर, देखिए अमूमन क्या होता है, जिसको जाना होता है वो चला जाता है, जिसको नहीं जाना होता है वो दुनिया भर की पैंतरेबाजी करता है। तो यहाँ ये वो नेता हैं जिनका दूसरे दलों में उनकी एंट्री नहीं हो पाई है, या वो अपने व्यक्तिगत कारणों से या विचारधारा की वजह से वो नहीं जा पा रहे, और वो चाहते हैं दरअसल उनकी अगर आप देखें बातचीत तो वो कांग्रेस के अंदर कोई, हम जो G23 कह देते हैं, G23 कोई एक विचारधारा का नाम नहीं है। G23 जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने शुरू किया था जन मोर्चा टाइप, वो भी नहीं है। यहाँ अलग 3 तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस का दिल से भला चाहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के बाहर जो तल्ख बहुत टिप्पणी करते हैं, आप जानते हैं उनके अखबारों में इंटरव्यू भी छपते हैं, उन्हें कोई कांग्रेस से या गांधी परिवार से सरोकार नहीं है। और तीसरे लोग ऐसे हैं जो बार्गेन करना चाहते हैं कि कुछ मिल जाए, कोई जो कांग्रेस में ही गई गुजरी हालत में कोई पद मिल जाए, महामंत्री बन जाए, राज्यसभा का सदस्य बन जाए, ही हो जाए। दरअसल बात बड़ी एक छोटी सी है और साफ है, वो ये है कि राहुल गांधी का जो काम करने का तरीका है वो सबको, सौरभ जैसे राजीव गांधी थे या इंदिरा गांधी की बात करें या सोनिया गांधी या PV नरसिम्हा और दूसरे नेता, वो सबको इंगेज करके रखते थे, अपने आप को एक बाहरी व्यक्ति नहीं समझते थे या दूसरों को बाहरी नहीं समझते थे। राहुल गांधी जो है, जैसा उन्होंने जयपुर में अधिवेशन में कांग्रेस के कहा भी था कि आई वॉन्ट टू जज यू, वो जज करने लगते हैं, उसी में सारी समस्या आ रही है। और क्योंकि कामयाबी उनके हाथ नहीं लग रही है तो ये तनातनी का दौर है। राहुल गांधी किसी से मिलते हैं तो उसको एक्नॉलेज नहीं करते, बड़े बड़े नेताओं का, उनकी अपनी शिकायतें, इनकी अपनी शिकायतें, कुल मिला के बहुत सारी चीजें ईगो की है। कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें कोई बड़ा कोई मॉरल इशू हो या कोई एक ऐसा हो कि जो कांग्रेस को करना चाहिए और वो नहीं कर रही है। अच्छा, विकास पाठक जी, 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद द वे कांग्रेस एंड इट्स वेरियस लीडर्स आर रिएक्टिंग, क्या है कमेंट आपका? देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं राशिद साहब से थोड़ा सा इसमें इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो नेहरू गांधी परिवार हो चुका है। और मुझे ये भी श्योर नहीं है कि क्या वो कांग्रेस पार्टी को और देश के विपक्ष को बचाने के हित में है। मुझे लग रहा है कि जो परिवार है वो केवल अपनी लीडरशिप चाहता है। क्योंकि आप एक चीज देख लीजिए सौरभ, कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रोफेशन में, जैसे आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूं या रहा हूं, राशिद साहब पत्रकार हैं, अगर कोई पत्रकार हर स्टोरी में गलती करे और उसके बारे में आए कि भाई ये एरर थी, वो एरर थी, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा पत्रकार बहुत लंबे समय तक पत्रकार रह सकता है? राहुल गांधी जी जो है 2004 से सक्रिय हुए हैं, लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब सोनिया जी का तो अच्छा था, इनका बहुत खराब है। तो मुझे ये दिक्कत समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों है कि जब लोग इस परिवार को, अब जो वोटर्स हैं, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो हम ये बात ही क्यों करते हैं कि कौन डिसेंटर है, कौन क्या है। मेरे हिसाब से तो इस देश की जनता के डिसेंटर अब राहुल गांधी जी बन चुके हैं। The fact is that the Congress needs some other leader, otherwise क्या होने वाला है मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह चल रहा है मामला,
कि अब बाकी पार्टियां कांग्रेस को रिप्लेस करना चाहती हैं, गैर भाजपाई, भाजपा विरोधी पार्टियां। तो जब तक ये जद्दोजहद चलेगी कि कांग्रेस को कौन रिप्लेस करेगा, आप है कि टीएमसी है, तब तक तो आपस में विपक्ष के वोट कटेंगे। तो मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से G23 या G22 या 24 हो गया है, क्या हो गया है, लेकिन वो लोग, उनमें से बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, वो बुनियादी सवाल है, उसको हमें दरकिनार नहीं करना चाहिए। कल मेरी मुलाकात हुई एक नेताजी से जो इन बैठकों के हालात से वाकिफ थे। उन्होंने यही कहा, बोले पहले ये तसल्ली होती थी कि बुरी तरह हार भी रहे हैं तो भी मुख्य विपक्षी पार्टी, बोले अब तो वो तसल्ली भी खत्म हो गई है, क्योंकि दूसरी पार्टियां, जैसा विकास पाठक जी ने कहा, कि हमारा स्पेस तेजी से कैप्चर कर रही हैं। कपिल सिब्बल के एक इंटरव्यू से ये चर्चा फिर से जोर शोर से शुरू हुई, हालांकि उसके पहले भी सुनील जाखड़ और तमाम लोग कह रहे थे। उस इंटरव्यू पर आएंगे, पर राशिद किदवई जी, चूंकि आप जैसा मैंने पहले कहा लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं इस पार्टी को, एक हरियाणा में कॉन्स्टिट्यूएंसी है फरीदाबाद में NIT, वहाँ के विधायक हैं नीरज शर्मा। अमूमन विधायकों के बयानों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, पर इस पार्टी के फंक्शनिंग को समझने में बड़ी मदद मिली उनके बयान से। वो बोले कि हम 30-31 विधायक हैं, हम आज तक अपने पार्टी आला कमान से नहीं मिले हैं, सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से आज तक नहीं मिले हैं। राहुल गांधी अध्यक्ष थे, फिर सोनिया गांधी अध्यक्ष हुई, हमारी उनके साथ एक तस्वीर नहीं है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में नीरज शर्मा ये भी कहते हैं कि भाजपा में मेयर भी जीतता है तो प्रधानमंत्री बुलाकर भोजन करवाते हैं, साथ में तस्वीर खिंचवाते हैं, और हम विधायक हैं, और ऐसे दौर में विधायक है जब विधायक होना भी बड़ी बात है कांग्रेस से, और हमारी कोई पूछ नहीं है, आला कमान को कोई ऐंठता नहीं है, आला कमान भी अपने आप को असर्ट नहीं करता है। आपको लग रहा है कि ये एक बड़ी दिक्कत है कि आला कमान अपनी अथॉरिटी भी खो चुका है, और उस अथॉरिटी के पीछे जो एक क्योंकि वो अथॉरिटी कैसे बनती थी कि आप लोगों को कुछ दे सकते हैं, आप दे कैसे सकते हैं जब आप जनादेश हासिल कर सकते हैं, इसकी वजह से वो शक्ति खींचती जा रही है, और इसलिए इंटरनल विरोध सामने आ रहा है। राशिद जी, ये जो फंक्शनिंग है आला कमान की, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लेकर लगातार उनके इर्द गिर्द की कोठरी के उसमें उनके सेक्रेटरी जो हैं JNU के पढ़े हुए संदीप सिंह, उनका बार बार जिक्र आ रहा है, इस्तीफे जो हो रहे हैं उसमें भी, और सोशल मीडिया के कमेंट्स में कि मिलने नहीं दिया जाता है, लोगों से घिरे रहते हैं। राहुल गांधी से भी CWC की मीट में यही कहा जाता है कि अब आप लोगों से मिलना जुलना तो शुरू करिए, और ये कांग्रेस के बड़े बड़े और कद्दावर नेता कहते हैं कि साहब हमारी भी मुलाकात नहीं हो पाती है। जी सौरभ बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, लेकिन समस्या दूसरी है। आज जब बुरा समय आ रहा है कांग्रेस का, जब सत्ता से बाहर है, तब आपको ये सब होता है कि राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, ठीक से मिलते नहीं है। जो 2004 से 14 का जो सत्ता का सुख मिला, उस समय भी ऐसा हाल यही था, जो चाहे कांग्रेस की सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, वो मिलते जुलते नहीं थे, लेकिन तब लोग बहुत खुश थे। गाड़ी में सलमान खुर्शीद जा रहे थे, टेलीफोन आता है, टेलीफोन किसका है? सोनिया गांधी का है। कहती है आप देश के विदेश मंत्री बनेंगे, देश के विदेश मंत्री बनेंगे, विदेश मंत्री बन गए। तो इस तरह के बहुत से उदाहरण मैं दे सकता हूं कि जहां पर प्रधानमंत्री रेसकोर्स में बैठे थे, टेलीफोन गया सोनिया गांधी का और सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री बन गए। तो इस तरह का बहुत से लोग, तो गांधी परिवार का, ये गलत बात हो सकती है, उनकी एक सोच है कि आज ये लोग जो आंख दिखा रहे हैं या जो प्रश्न कर रहे हैं या टिप्पणी कर रहे हैं या आपको इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हमारी फोटो नहीं खींचती, वो जो थे उन्होंने ही 2005-6 का अगर आप पीरियड देखें तो पूरे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अर्जुन सिंह और सबने ये सोनिया गांधी से निवेदन करते थे, हैदराबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कि राहुल गांधी को कोई रोल दिया जाए, राहुल गांधी को कोई जिम्मेदारी दी जाए। देखिए, ये राजनीति और सत्ता जो होता है ना, ये बड़ा एक तरीके का नशीला प्रभाव डालता है। इतने कांग्रेस के हर वर्ग ने राहुल गांधी की वहां के ऊपर सोनिया गांधी से निवेदन और प्रार्थना की कि सोनिया गांधी जैसा भी जो सब देख चुकी थी, संजय गांधी का काल भी, और ये सारा जो जिसको हम वफादारी और साइकोपेंसी चाटुकारिता का, वो भी उसी के चक्कर में आ गई। 2011 में मैं आपको सिर्फ एक तथ्य बता रहा हूं, आप इंडिया टुडे का आप कवर स्टोरी देखें, इंडिया टुडे की कवर स्टोरी में राहुल गांधी का आता है द कैटलिस्ट कवर स्टोरी, और उसपे जो उनकी तारीफ है, पूरे देश भर का जो एक पूरा सर्वे किया गया और उसपे राहुल का 28% जो था उनका वो था पॉपुलैरिटी रेट। तो ये सारी चीजें हैं, उतार चढ़ाव है। कांग्रेस इस बुरे समय से समझौता नहीं कर पा रही है, समझ नहीं पा रही है। उनको ये होता है ना, जैसे एक शेर भी है कि वो घबरा के वो बोले कि मर जाएंगे, मर के भी ना चैन पाया तो कहाँ जाएंगे।
लगता था कि पूरा की गांधी परिवार संभाल लेगा। अब गांधी परिवार से संभल नहीं रहा है, तो कांग्रेस जन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई शाह कह रहे हैं। विकास पाठक जी, राशिद किदवई जी तो कह रहे हैं कि दुर्दिन है तो लोग छोड़ रहे हैं, वरना यही लोग जयकारा करते थे। पर सवाल यह है कि दुर्दिन में कोर्स करेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या ये अक्षम नेतृत्व की वजह से है ऐसा? न छोड़ रहे हैं ना सुधार कर रहे हैं? विकास पाठक जी। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक मेरे प्रोफेसर हुआ करते थे 1997 में, प्रोफेसर के.एन. पनिकर, जो बहुत अच्छे इतिहासकार थे। तो उन्होंने बोला कि जब जापान में मेजी रिस्टोरेशन हुआ तो पहला एक कानून पास हुआ कि अब सामंतवाद नहीं रहेगा। तो सामंतवाद नहीं रहेगा तो अब कोई जो कृषक है वो सामंत के सामने झुकेगा नहीं। तो हुआ क्या, पुरानी आदत थी। तो बेचारा एक मजदूर था, वो झुक गया, घोड़े पे आ रहा था एक पुराना सामंत। तो सामंत को आ गया गुस्सा कि तुम जो है वो कानून नहीं मानते हो, उसने गर्दन उतार दी। तो हो क्या रहा है कि कांग्रेस की आदत पुरानी, जब एक हाई कमांड हुआ करता था, जब इस देश में 70 साल से एक परिवार जो था और वो उसकी बहुत सक्सेस थी, इसमें कोई डाउट नहीं, जवाहरलाल नेहरू के जमाने से लेके सोनिया गांधी के जमाने तक। लेकिन हाई कमांड टूट चुका है, अमेठी में राहुल गांधी हार चुके हैं। तो हो क्या रहा है कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं जो नई परिस्थिति पे अब ताल्लुक नहीं रख पा रहे हैं, उनकी आदत अभी भी पुरानी है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो भी कारण बने, उनके पर्सनल एम्बिशंस हो सकते हैं, उनको कांग्रेस के लिए दर्द हो सकता है, हो सकता है कि वो चाहते हैं कि देश में विपक्ष हो। तो बोला जा रहा है कि यही वो लोग थे जिनको कभी ना कभी इसी परिवार से कुछ ना कुछ मिला था। लेकिन इस परिवार का लॉजिक ही ये था कि ये चुनाव जीत सकता है और जितवा सकता है। अब ये चुनाव जीत नहीं सकता है आसानी से, अमेठी ने प्रूव किया, लेकिन बहुत जगह हरवा जरूर सकता है। तो जब तक ये परिस्थिति, नई परिस्थिति से कांग्रेस को जो है खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा, अगर कांग्रेस को बचना है। क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं बचती, मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी हुई या टीएमसी हुई, 10 राज्यों में भारत के 20% वोट बनाना बहुत दूर का खेल। उस बीच में भाजपा जो है वो पावर में रहेगी। तो कांग्रेस की जो पुरानी आदत है, 130-40 साल पुरानी आदत, उतनी पुरानी भी नहीं है। इनफैक्ट ये आदत इंदिरा गांधी जी के टाइम से शुरू हुई कि एक हाई कमांड हुआ करता है। अब उस आदत से निकलने का वक्त आ गया है, वरना ये होगा कि कांग्रेस को देश से निकलते देर नहीं लगेगी। ये भी आप एक दिन देख सकते हैं 2024 में शायद हो जाए कि कांग्रेस और डीएमके और टीएमसी में प्रतिस्पर्धा हो कि किसकी सीटें लोकसभा में ज्यादा है, ये भी संभव है। तो अब अगर कांग्रेस नहीं चेती तो आगे चेतना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ नीरजा चौधरी जी भी जुड़ गई हैं, रिनाउंड पॉलिटिकल कमेंटेटर। नीरजा जी, मैं आपकी पहली रिएक्शन कि कांग्रेस इस हार को, कांग्रेस का आला कमान और अलग अलग फैक्शन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? वही पुराना जार्गन, आत्ममंथन करेंगे, लीडरशिप में विश्वास है, और फिर उसके उलट जैसे हम कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट देखते हैं कि पहले ये सबकी पार्टी हुआ करती थी, अब घर की पार्टी बन के रह गई। दिस इज द मोस्ट डायरेक्ट असॉल्ट ऑन द गांधी फैमिली। नीरजा जी। जी सौरभ, मैं ये सोच रही थी आज के 8 साल गुजर गए 2014 के बाद, जो इतनी बड़ी मात थी कांग्रेस पार्टी के लिए जी, और फिर भी कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है कि हम हार क्यों गए। क्या असली कारण है क्या? जब आप कारण समझ जाएंगे तो आप उसके बारे में कुछ कर पाएंगे, उस गुत्थी को सुलझा पाएंगे। क्या है कि आपके लिए क्षमता नहीं है? क्या असली कारण देखने की एक विलिंगनेस नहीं है? या आपने हथियार डाल दिए हैं जी? या आपके खिलाफ जो लोग खड़े हैं आज वो इतने मजबूत हैं कि आपको लगता है कि हम कुछ एक हेल्पलेसनेस है? क्योंकि जमाना बदल गया है, पॉलिटिक्स वो नहीं है जो 2014 से पहले थी। आज जो ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियन सामने आई है और जो भाजपा का स्वरूप सामने आया है, उसमें नेता भी है, नैरेटिव है, आइडियोलॉजी है, पैसा है और एक एब्सोल्युटली फॉर्मिडेबल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके सामने आप खड़े हैं और आपकी साख गिरती जा रही है, आप चुनाव हारते जा रहे हैं। तो आप, मतलब मुझे लगता है कि आप कारण ही नहीं समझ पाए हैं। और लेकिन कांग्रेस के अंदर आज भी मैं मानती हूँ वो दमखम है, अगर वो ठान ले, वो टैलेंट है। बहुत लोग निकल गए हैं। आपने पूछा ना कि राहुल गांधी के नाम मिलने का, राशिद भी बोल रहे थे, अगर राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया
को एक साल नहीं मिले उनके टाइम मांगने के बावजूद भी, अगर ये सच है जो सिंधिया ने कहा था, जिनका घर में आना जाना था, जिनका सबसे ज्यादा एक्सेस था, तो पार्टी के बारे में और नेतृत्व के बारे में आपको ये क्या बताता है? तो आपके जो हरियाणा के एमएलएज हैं कि हमारी फोटो नहीं हुई है, जब नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फीज कोई भी जाके खिंचवा लेता है जो उनसे मिलता है, तो ये एक वाजिब चीज है कि लैक ऑफ एक्सेस रियलिटी है आज कांग्रेस में और स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का एक हिस्सा है। तो इन सब चीजों को आज आवाज उठ रही है इनके खिलाफ, पहले नहीं उठी है, बहुत दबदबी आवाज में लोग बात करते थे, बट ओवरऑल हाई कमांड या लीडरशिप को पावर शेयरिंग विद इन द पार्टी करनी पड़ेगी एंड विदाउट द पार्टी करनी पड़ेगी अगर उनको आगे बढ़ना है तो। ओके, मेरा अगला सवाल आप तीनों लोगों से है। मैं अगेन कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर से बात कर रहा था, तो मैंने कहा तो अब आप लोग क्या करेंगे? क्या ये संभावना है कि राहुल गांधी पर्चा भरें तो उनके सामने जैसे कुंवर जितेंद्र प्रसाद ने पर्चा भरा था वैसे पर्चा भर दें? तो उन्होंने कहा पर्चा भरने से क्या होगा, क्योंकि सारे डेलीगेट्स तो इसी सिस्टम के अपॉइंट किए हुए हैं, नीचे से इलेक्शन शुरू करवाना पड़ेगा, तब जाके ऊपर तक वो सिस्टम में करेक्टनेस आएगी और जिन लोगों के साथ मैंडेट है या लोग हैं वो लोग संगठन में जगह पाएंगे। पर ये क्या खामख्याली, क्या ऐसा मुमकिन है कि एकदम से नीचे से ऊपर तक इलेक्शन हो और जिन लोगों में दमखम है वही आ पाए संगठन में? राशिद साहब। देखिए, बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो लोग जो अभी हम जिनको G23 में जानते हैं वो सब इसके माहिर खिलाड़ी हैं। सबसे बड़ा नाम जो है वो गुलाम नबी आजाद का है। उन्होंने संजय गांधी के 70 के दशक से लेकर आज तक जो है कोई भी सत्ता में रहा हो, गुलाम नबी आजाद उसके इर्द गिर्द रहे और उन्हें ये जो एक डॉक्यूमेंट है कांग्रेस पार्टी का संविधान, इसके वो बखूबी वाकिफ है, उन्हें पता है, उन्होंने इसके तमाम उपयोग और दुरुपयोग करके बहुत सारे लोगों को मतलब उठापटक की है। तो देखिए, यहाँ पर वो लोग कोई मेहनत वाला रास्ता नहीं चुनना चाहते। सिर्फ 10% 15% सिग्नेचर करके एक अधिवेशन बुलाया जा सकता है, सोनिया गांधी को चुनौती दी जा सकती है, जैसे अर्जुन सिंह ने नरसिम्हा राव के खिलाफ किया, वो कामयाब नहीं हुए। तो ये तारीख लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते। वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी फुल टाइम कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए, हमें अपनी सलाहकार समिति में मंडली में शामिल कर ले और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं विकास जी से बहुत ही मतलब उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर कांग्रेस का अध्यक्ष मुकुल वासनिक हो जाए या कोई और नाम हो जाए, शशि थरूर हो जाए, कपिल सिब्बल हो जाए, तो क्या ऐसा वोटर जो नरेंद्र मोदी को या भाजपा को वोट दे रहा है उत्तर प्रदेश में और तमाम राज्यों में, वो सिर्फ इस बिना पे कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है वोट देना शुरू कर देगा कांग्रेस को? मुझे इस चीज को लेके बहुत संदेह है। मैं इसका ये मतलब नहीं निकाल रहा हूँ कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। ज्यादातर राजनीतिक दल, सौरभ, हम आप सब जानते हैं, किसी भी राजनीतिक दल में लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। बीएसपी में नहीं है, लेकिन जब तक बहन जी जीत रही थी कोई उसका कोई प्रश्न नहीं उठता। वाम दलों में भी बिल्कुल नहीं है, कहीं भी आंतरिक लोकतंत्र कहीं भी किसी राजनीतिक दल में नहीं है। तो उसमें कांग्रेस का बुरा हाल ये है क्योंकि कांग्रेस अपने मुद्दों पे, उनको देखिए अभी कर्नाटक में हिजाब का कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है? तो कांग्रेस जो है ये इमोशनल इश्यूज के ऊपर, ये जैसे गाडगिल जी कहते थे कि वो इट फॉल्स बिटवीन द टू स्टूल्स, और उस चीज को लेके ये सब कहना कि नीचे से ऊपर, अरे पार्टी नहीं थी तब भी 2009 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 21 लोकसभा जीती थी। तो ये सब तो मतलब कहने की बातें होती हैं, फैशनेबल डिस्कोर्स जिसे मैं कहता हूँ। किदवई साहब, पार्टी नहीं थी, 21 सीटें जीते थी मनरेगा के वेव पे सवार होके, लेकिन फिर 2012 में इसीलिए हारे। एक आध चुनाव में जीत जाते हैं तो सदारत बनी रहती है, लेकिन ओवरऑल तो सिस्टम लगातार कोलैप्स कर ही रहा था ना। जी, वो सिस्टम की बात करेंगे तो बहुत, वो तो नहीं, लोग कहेंगे, पुराने लोग कहेंगे कि 1969 से हो गया। मुझे लगता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देखिए जीत सब कुछ मायने रखती है। आप जीत गए तो देयर इज नो सिल्वर मेडल इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल लॉयल्टी जो है वो बहुत ही ट्रांजैक्शनल होती है। जब तक नेता आपको पद दिला सकता है, कोई दफ्तर दिला सकता है, सुख सुविधा दिला सकता है, उसके बाद देवकांत बरुआ जी जिन्होंने इंदिरा कहा था, जाके शाह कमीशन में जाके बयान दे आए थे। ठीक बात है, ठीक है। विनेबिलिटी की बात कर रहे हैं नीरजा जी, जब विनेबिलिटी की बात है तो अब तो इनका विनेबिलिटी फैक्टर ही नहीं रहा 2014 ऑनवर्ड्स। हालांकि 2018 की जीत को वो राहुल के नेतृत्व की जीत बता दिया गया, लेकिन उसकी भी व्याख्या हो सकती है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में वहां किस तरीके से लगातार मूवमेंट चला, या मध्य प्रदेश में वो कोई माइकल लाल नहीं हटा सकता रिजर्वेशन को और एक लंबी इनकम्बेंसी थी, या राजस्थान का जो एक ट्रेडिशन रहा। अगर विनेबिलिटी फैक्टर की बात हो रही है तब तो फिर उसमें भी गांधी परिवार फेल हो रहा है लगातार, तो उनका क्लेम कैसे रह जाता है फिर टॉप लीडरशिप पे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज गांधी फैमिली
वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं लोगों को अपनी तरफ, वो उसमें दो राय है ही नहीं, क्योंकि इलेक्शन इतनी हारते नहीं। लेकिन और आगे के चुनाव भी जो आने वाले हैं, क्या छत्तीसगढ़ में दोबारा जीतेंगे, क्या राजस्थान में दोबारा जीतेंगे, और जो निर्णय लेने चाहिए, जैसे कि कहा जाता है कि सचिन पायलट को वायदा किया गया था, सचिन पायलट वहां 5 साल रहे, उन्होंने पार्टी को जितवाया, गहलोत को सीएम बना दिया। तो क्या अगर आज गहलोत को आप दिल्ली ले आते हैं, सचिन को राजस्थान ले जाते हैं, तो एक नया चेहरा होगा, हो सकता है आप एंटी इनकम्बेंसी को मात दे सके, पर क्या आप में दम है ये करने का, वादा करके भी? एक छोटा सा उदाहरण के रूप में मैं कह रही हूँ, नहीं तो कहाँ आप जीतने वाले हैं। सौरभ, मैं कल परसों किसी सीनियर लीडर से मैं बात कर रही थी, उन्होंने कहा इस तरह हम चलते रहे तो कांग्रेस सिंगल डिजिट में भी आ सकती है अगली बार। सीरियसली वो बात कर रहे थे। लेकिन आप इसके बारे में करेंगे, अगर फैमिली आप इरादा है राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाने का जब इलेक्शंस होंगी, राहुल गांधी क्लिक नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी 24/7 पॉलिटिशियन नहीं है, वो लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है, लोगों की यही कंप्लेंट है पार्टी के अंदर। तो आप किसी और को ट्राई तो करिए जो 24/7 हो। जो नीरजा मैम, एसेसिबिलिटी के अलावा एक तो जो राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाने वाला कोरस है, तो राहुल गांधी तो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खुद ही 2019 में इस्तीफा दिया। दूसरी चीज ये है कि ये आ भी जाए, एक्सेस भी हो जाए, डू दे हैव दैट नैरेटिव एंड इंटेंट टू फाइट विद बीजेपी? देखिए, नैरेटिव, आई एग्री विद राशिद, नैरेटिव में बहुत कंफ्यूजन है। अब आप आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल से अग्री करिए, डिसअग्री करिए, वो देश की एक पल्स को पहचान रहे हैं कि हिंदू वर्ड टर्न हुआ है, तो उन्होंने अपनी पार्टी को प्रो हिंदू, नॉट एंटी मुस्लिम, प्रो नेशनलिज्म के जितने भी प्रतीक थे, कल भगवंत मान के स्वेरिंग इन में वहां थे, रंग दे बसंती था, भगत सिंह का गांव था, इस तरह का जो, क्योंकि उनको मालूम है कि देश में ये फीलिंग है, ये सेंटिमेंट है, ये मूड है। और फिर डिलीवरी का पैकेज हमने दिल्ली में किया, तो हम और जगह भी ले जाएंगे, और पंजाब के लोगों ने उन पर भरोसा किया, कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया। तो आपका नैरेटिव नहीं क्लियर है आज, चाहे कश्मीर फाइल्स पे हो, चाहे हिजाब पे हो, किसी इश्यू पे हो, आप क्लियर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। तो पहले तो आपको नैरेटिव करना है ठीक, लीडरशिप की बात करनी है ठीक, अलायंसेस में आप क्या करेंगे, ये एक आपको अपना निर्णय लेना पड़ेगा। तो कई निर्णय लेने पड़ेंगे, बट ओवरऑल आई एग्री जो आपने सवाल किया है कि आपके अंदर क्या ये दमखम है, ये विल है, इच्छा शक्ति है कि हमको रिवाइव करना है, हमको वापस आना है पार में, वो इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है। और मुझे जो डर है, इफ आई मे से सो, सौरभ, हुडा साहब मिले आज राहुल से, गुलाम नबी आजाद की बात हुई। अब क्या मान लीजिए गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा प्रॉमिस कर देते हैं, मान लीजिए हुडा साहब को पार्टी प्रेसिडेंटशिप ऑफ हरियाणा प्रॉमिस कर देते हैं, क्या वो चुप हो जाएंगे? जो मेन मुद्दे वो उठा रहे हैं, फुल टाइम प्रेसिडेंट, बॉडीज ऑफ कांग्रेस टू बी इलेक्टेड, क्या इन चीजों पे फिर वो चुप हो जाएंगे? अपनी साइड डील्स काटेंगे क्या? ये मेरे मन में तो बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि उन्होंने बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस रेज किए हैं जिनको आगे ले जाने की जरूरत है, और जिनको हाई कमांड को जिसका जवाब देना चाहिए। विकास पाठक जी, लास्ट रिमार्क, ये जो हाई कमान है, विनेबिलिटी रही नहीं है ना, और मैं तो कहूंगा कि इनको पल्स जो है, जो ग्राउंड पे जो चीजें हो रही हैं, लुक एट द कैंपेन रन बाय प्रियंका गांधी, 2.5% वोट पर आ गए हैं, नारे देते रहे, सिंबोलिज्म, ऑप्टिक्स सब करते रहे, जमीन पर ध्वस्त हैं बिल्कुल। तो रास्ता क्या है? और ये भी मैं कि जैसे नीरजा मैम ने कहा कि अगर ये यंग लीडरशिप को मौका देते, एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को, राजस्थान में सचिन पायलट को, तो कैसा होता? और जो राशिद साहब ने कहा कि क्या मुकुल वासनिक या किसी को प्रेसिडेंट बनाने से चीजें सुलझ जाएंगी, शशि थरूर को बनाने से? विकास पाठक जी। देखिए, सीधी बात है, पहली चीज है, राशिद साहब की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। केवल एक आंकलन कर लिया जाए, जो मैं करके देख चुका हूं, 2019 के चुनाव में, लोकसभा के, उससे 1 साल पहले के विधानसभा चुनाव, उसके 1 साल बाद के विधानसभा चुनाव, उन राज्यों में जहां कांग्रेस प्रेजेंट है, जैसे राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, तमाम राज्यों में, तो जहां विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी लाती है 35% से 40% के बीच के वोट,
वहीं पे उन्हीं राज्यों में लोकसभा चुनाव में बीजेपी लाती है 50 से 55%। ये जो 15% है राहुल गांधी इफेक्ट है, कि जहां कोई चीफ मिनिस्टर होता है, जैसे अशोक गहलोत हुए, या कंटेंडर होता है पावर के लिए कांग्रेस का रीजनल लीडर, वहां पे कांग्रेस बेहतर करती है। और वही पार्टी लोकसभा चुनाव में जब मोदी बनाम राहुल लोगों के दिमाग में आता है, तो बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है वो 10 से 15 परसेंटेज पॉइंट बढ़ता है। अब ये क्यों है? दूसरा सवाल, एक तो देखिए ऐसा है कि एक नैरेटिव इस देश में चल गया है और उसको अब रिवर्स करना आसान नहीं है, जो लटियंस का नैरेटिव है कि भाई एक परिवार ने राज किया, गांव गांव तक लोगों को लगता है कि बाकी लोगों को मौका नहीं मिला। दूसरी चीज, इसमें सोने पे सुहागा राहुल जी खुद है। राहुल जी ने क्या क्या डैमेज किया वो मैं आपको आज बता देता हूं, और वो राशिद साहब भी जानते ही हैं। मतलब हिमंत बिस्व शर्मा राहुल जी के कारण गए, जिसके कारण पूरा नॉर्थ ईस्ट चला गया कांग्रेस का। उसके अलावा आपके ये जो थे साउथ में जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, वाईएसआर के बेटे, वाईएसआर जगनमोहन पार्टी की बनी, क्योंकि अजीब सा प्रिंसिपल यहाँ है, वो पार्टी भी रिटेन हो सकती थी और हिमंत बिस्व शर्मा भी रिटेन हो सकते थे। राहुल जी क्या है, दो जो है आइडियोलॉजी उसके बीच में झूल रहे हैं। एक तरफ तो उनके अंदर ये है कि भाई हम लोगों ने राज किया है देश में, हमारे परिवार ने राज किया है, कांग्रेस हमारी पार्टी है। दूसरी तरफ उनके बहुत सारे, जैसे हम जानते हैं, जेएनयू के वामपंथी मित्र भी हैं जिन्होंने उनको डेमोक्रेटाइज भी कर दिया है। तो वो बिटवीन फ्यूडलिज्म एंड डेमोक्रेसी झूलते रहते हैं। और इसके कारण दिक्कत क्या होती है कि पार्टी का जो पुराना स्वरूप है वो गया। मतलब जहां कांग्रेस सिस्टम था, कांग्रेस सिस्टम में लोग मिल नहीं पा रहे हैं लीडरशिप से। दूसरी तरफ राहुल जी बोलते आ रहे हैं पिछले 15 साल से कि मैं डेमोक्रेटाइज कर रहा हूं। आपको ध्यान होगा, एक बार विदेशी एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था जब यूपीए पार में थी कि भाई आपका परिवार जो है वो राज करता रहा है इस देश पे और कहा जा रहा है कि ये एंटी डेमोक्रेटिक है। तो बोले कि हाँ ये सच है, इसीलिए आई एम बेस्ट सूटेड टू डेमोक्रेटाइज। तो डेमोक्रेटाइज करने के लिए भी एक एंटाइटलमेंट है कि मैं करूंगा। जितनी जल्दी राहुल जी और प्रियंका जी ये समझ जाएंगे कि अब आप विश्राम करें तो कांग्रेस के लिए बेहतर होगा, उतना बेहतर होगा। क्योंकि अभी कांग्रेस को बहुत पायदान चढ़ने हैं। मैं राशिद जी से एग्री करता हूं, ऐसा नहीं है एक दिन में चेंज आ जाएगा, लेकिन पहला चेंज होना पड़ेगा कि विधानसभा और लोकसभा का जो मिसमैच है, शीर्ष नेतृत्व के अंडर जो लोकसभा में कोलैप्स होता है, अब तो विधानसभाओं में भी कोलैप्स होना शुरू हो गया। मतलब अगली स्टेज आ चुकी है। तो अगर अभी कोर्स करेक्शन नहीं हुआ मेरे ख्याल से, तो फिर बीजेपी इस देश में 15 साल सत्ता में रहने वाली। चलिए, विकास पाठक जी, राशिद किदवई जी, जी रीजा मैम, आप कुछ जोड़ना चाहती हैं? नहीं, कुछ नहीं जोड़ना नहीं। पर अभी भी मैं कहूंगी कि आप पिछले चुनाव में 12 करोड़ लोगों ने 19 में वोट दिया था कांग्रेस को, और ये बहुत उनके लिए, बहुत लोगों के लिए बहुत कठिन एक चीज है कि कांग्रेस बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के इस देश में शायद लोकतंत्र रहेगा नहीं। तो सबका स्टेक है इसमें कि तो आपको लगता है कि नहीं, तो अगर कांग्रेस कोलैप्स करेगी तो हो सकता है कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उस स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जैसे आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है? करेगी आम आदमी पार्टी, तृणमूल, वो करेंगे, पर उसमें 10-15 साल लगेंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं बीच में एक डल पीरियड रहेगा। चलिए, राशिद किदवई जी, विकास पाठक जी, नीरजा चौधरी मैम, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं नेता नगरी की समाप्ति की तरफ। आज के इस पॉलिटिकल शो में इतना ही। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी? हमने पहले कश्मीर फाइल्स पर बात की और उसके बहाने कश्मीरी पंडितों के और कश्मीर के मुद्दे पर और उसकी पॉलिटिक्स पर, और उसके बाद कांग्रेस के कोलैप्स होते सिस्टम पर बात की। इस बातचीत के बारे में अपनी राय से जरूर वाकिफ करवाइए। शुक्रिया।